तो बच्चों अब करते हैं हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो ये जो एमसीक्यूज है हमारे, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें हमने डाले हुए हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपके एमसीक्यूज इससे बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए आप इनको जरूर करना है आपको। तो अब देखते हैं इनके एमसीक्यूज। इन एमसीक्यूज के साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। वैसे हमने कॉन्सेप्ट वीडियो डाल दिया आपके लिए, रिवीजन वीडियो, तो उसको आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें भी हम आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो हम देखते हैं इसमें एमसीक्यू पार्ट। तो जो एमसीक्यूज है हमने इस तरीके से अरेंज किए हैं कि भाई फर्स्ट चैप्टर से है, फिर सेकंड से, एंड सोन इसी टाइप से हमने रखे हुए हैं। तो पहले हम फर्स्ट चैप्टर के ही एमसीक्यूज देखेंगे। देखो ये स्टार्टिंग के एमसीक्यूज हमारे फर्स्ट चैप्टर जीएसटी से हैं। तो अब देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो इसमें बोल रहा है कि द एसजीएसटी पेड बाय अ कस्टमर टू अ शॉपकीपर फॉर एन आर्टिकल विच इज प्राइस्ड एट 1000 इज 50 रुपीज। अब ये क्या बोल रहा है भाई, ये कह रहा है कि भाई एसजीएसटी जो पेड किया गया है ना 1000 के लिए, वो 50 रुपीज रखा गया है, 50 रुपीज किया गया है। तो इसका रेट ऑफ जीएसटी बताओ, रेट ऑफ जीएसटी क्या रहा होगा। तो अगर हमने इसको किया है भी सही से, हमें पता है कि भी एसजीएसटी क्या होता है, जीएसटी का हाफ होता है। तो आप यहाँ पर देखोगे भी 50% है कितना, 1000 का। तो आपको परसेंटेज के नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पर। तो 1000 का 50% होगा कितना। तो अगर हम निकालें तो ऊपर हम 50 रखें और नीचे रखें हम 1000, इस टाइप से हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं और इनटू में कर ले 100। तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा हमारा 100, 2 जीरो से 2 जीरो से एक जीरो यहाँ पर कैंसिल किया हमने। तो ये आ रहा है 5%। और 5% अगर एसजीएसटी आ रहा है तो इसी का ही डबल 10% क्या होगा, हमारा जीएसटी होगा। इसीलिए इसमें जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, फर्स्ट वाला आंसर होगा, ए। ओके, अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, जीएसटी फुल फॉर्म इज। तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, सिंपल आपको पता ही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज होता है यहाँ पर, ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। ओके, इसमें बी होगा। फिर थर्ड देखते हैं कि भी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर लीव्ड ऑन विच सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस सप्लाई पर लगती है ये, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट, बताइए। तो ये लगता है हमारी इंट्रा स्टेट, मींस विद इन द सेम स्टेट। ये हमारी क्या होती है, डिफरेंट स्टेट में होती है, और ये क्या होती है हमारी विद इन द सेम स्टेट। तो इसलिए इसका आंसर क्या है हमारा, बी है, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट में हमारी जीएसटी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, सीजीएसटी एसजीएसटी। और इस केस में इंटर स्टेट इन जो आईजीएसटी होता है, इस केस में क्या होता है, नील होता है। तो हमारा इंटर स्टेट में क्या होता है, हमारा सिर्फ आईजीएसटी लगता है और सीजीएसटी एसजीएसटी नील हो जाता है। अब देखते हैं इसमें फोर्थ पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि ए डीलर इन राजस्थान सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू अ डीलर इन पंजाब। तो राजस्थान से कहां पर सप्लाई हो रही है, पंजाब में हो रही है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%। अगर रेट ऑफ जीएसटी 28% है, देन द रेट ऑफ एसजीएसटी क्या होगा इस केस में, बताओ। अगर ये इंटर स्टेट है, विद इन डिफरेंट स्टेट है, अगर ये डिफरेंट स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो हमारा एसजीएसटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अभी हमने बात की थी, क्योंकि इसमें सिर्फ आईजीएसटी चार्ज होता है। ओके, तो अब देखते हैं इसमें फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में कह रहा है कि इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इफ जीएसटी रेट इज 18%, अगर जीएसटी रेट क्या है 18%, देन आईजीएसटी 9% होगा, एसजीएसटी 9% होगा। देखो अगर इंटर स्टेट है, डिफरेंट स्टेट में है, तो ये जो दोनों होते हैं हमारे एसजीएसटी और सीजीएसटी, दोनों नील हो जाते हैं, तो ये तो आंसर होंगे ही नहीं। ओके, तो आईजीएसटी कितना होगा, टोटल जीएसटी जो रेट होता है वही आईजीएसटी हो जाता है हमारा, तो ये इसका आंसर होगा डी। ओके, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स। तो सिक्स को करते हैं इसमें हम। तो सिक्स में क्या कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2000 है मार्क प्राइस आर्टिकल का। तो जीएसटी ऑन द आर्टिकल इज 12%, और इस पर जीएसटी लग रहा है 12%, एंड द डिस्काउंट इज 500, और इस पर 500 का डिस्काउंट भी है। द टोटल अमाउंट टू बी पेड, तो इसके लिए हमें कितना टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा ये बताइए। तो हम क्या करेंगे, देखो 2000 में से हम क्या कर देंगे 500 माइनस, क्योंकि पहले हम डिस्काउंट माइनस करते हैं, तो भी 2000 से 500 माइनस किया 1500। अब 1500 पर 12% जीएसटी और ऐड कर दो आप, तो इसका फाइनल बिल बनेगा हमारा। अब क्या कर सकते हैं इसमें 12% ऐड करने के लिए, या तो आप पहले इसका 12% फाइंड करो भी, इसका 12% कितना आ रहा है, 12% कितना आएगा, 12 इंटू डिवाइड बाई 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 180। तो 180 आपको जीएसटी और पे करना पड़ रहा है इस पर। तो 180 और ऐड कर दो किसमें, ये 1500 में, ठीक है, 1500 में 180 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1680। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। ओके, आ रही बात समझ में कि भाई ये हमारा कितना हो जाएगा 1680। तो अब देखते हैं इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि अंडर जीएसटी वैल्यू एडिशन रेफर्स टू। तो जीएसटी में जो वैल्यू एडिशन होती है क्या होता है उसका मीनिंग, कॉस्ट प्लस टैक्स प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस
टैक्स एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट। तो इसमें से क्या होना चाहिए? तो देखो इसमें क्या होता है कि भाई जो वैल्यू एडिशन की जाती है जीएसटी, तो उसमें क्या होता है हमारा एक्सपेंसेस, ये क्या होता है एक्सपेंसेस, जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं उस पर प्रॉफिट, वो दोनों ऐड करके हमारा वैल्यू एडिशन बनता है। ओके, तो ऐसे चांसेस वैसे कम होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आने के, लेकिन फिर भी हमने इसमें रखे हुए हैं। जैसे अब यहाँ पर कह रहा है कि द आउटपुट टैक्स क्रेडिट शैल ओनली बी अलाउड अगेंस्ट, तो ये जो आउटपुट टैक्स होता है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, ये ओनली किस पर अलाउड होता है? अगर हमारा आउटपुट टैक्स है तभी हमारा क्या होगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी तो देंगे हम जब हमें आउटपुट टैक्स मिल रहा है। ओके, तो आप देखेंगे इसमें 9th क्वेश्चन की इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस, इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस का क्या है कि टैक्स ऑन सेल, टैक्स ऑन परचेज माइनस टैक्स ऑन सेल। तो देखो वैसे तो ये भी करेक्ट है, टैक्स ऑन परचेज माइनस टैक्स ऑन सेल, ये तो करते हैं हम कि भी जो हमें आउटपुट मिल रहा है, जो हमने दिया है और जो हमने चार्ज किया है। जैसे मान लेते हैं हम डीलर है, हमने किसी कस्टमर से जो लिया है वो हमारे लिए आउटपुट टैक्स है, और जो हमने किसी जिससे हमने खरीदा है, जैसे मैन्युफैक्चरर से खरीदा है, तो वही हमारे लिए क्या है? इनपुट टैक्स है। तो आप इसे कह सकते हो टैक्स ऑन परचेज माइनस टैक्स ऑन सेल। वैसे ही गलत दे रखा है, टैक्स ऑन सेल होता माइनस टैक्स ऑन परचेज होता। तो इसमें जो करेक्ट आंसर वो क्या है कि टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन, जो भी वैल्यू ऐड की है ना उस पर जो टैक्स है वही हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। कि जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, जैसे हमने 2000 का खरीदा था और उस पर हमने उसको 2500 का हम उससे सेल कर रहे हैं, तो 500 जो हमने एक्स्ट्रा इंक्रीज किया उसी पर ही हमारा क्या होता है? टैक्स होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये हमारा इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है? डी। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारे क्या है? डी है। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वाले में देखो क्या कह रहा है कि फॉर अ रजिस्टर्ड डीलर इफ इनपुट टैक्स इज एक्स एंड आउटपुट टैक्स इज वाई देन द इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द डीलर इज। तो इस डीलर के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट या टैक्स लायबिलिटी क्या होगी? भाई जो उसे आउटपुट मिला माइनस जो उसने पे किया, तो उन दोनों को माइनस कर देते हैं, यही वो क्या करता है? गवर्नमेंट को पे करता है, वाई माइनस एक्स। सिंपल ये हो जाएगा इसमें। इसमें से ऑप्शन क्या होगा? हमारा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे हैं कि नवीन डिपॉजिट, अब ये आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग से, कि नवीन डिपॉजिट 800 रुपीज एवरी मंथ इन अ आरडी अकाउंट फॉर 6 मंथ। ठीक है, वो 6 मंथ्स के लिए अगर डिपॉजिट करता है आरडी अकाउंट में, इफ ही रिसीव 4884 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, और उसे टाइम ऑफ मैच्योरिटी मींस मैच्योरिटी वैल्यू क्या है इसकी? 4884 है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, देन द इंटरेस्ट ही अर्न इज, सिर्फ इंटरेस्ट बताना है कितना। देखो अगर मैच्योरिटी वैल्यू है तो मैच्योरिटी वैल्यू में इंटरेस्ट ऐड करके मिला होगा, लेकिन हमने एक्चुअल में कितना सम डिपॉजिट किया अगर हमें वो पता चल जाए तो हम उसमें से मैच्योरिटी वैल्यू में से वो माइनस कर सकते हैं। तो हम फाइंड कर सकते हैं कि भाई एक्चुअल में हमने सम जो डिपॉजिट किया है वो कितना है। कैसे? कि भाई हम 800 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट कर रहे हैं, कितने मंथ के लिए किया है? 6 मंथ के लिए। तो कितना हो गया? हमने कितना डिपॉजिट किया? 4800 4800। अब 4800 इसमें से माइनस कर रहे हो तो 84 बच रहा है, तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारा, क्योंकि आपको पता है कि मैच्योरिटी वैल्यू किसके इक्वल होती है? यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल होती है हमारी सम डिपॉजिट पी इंटू एन और माइ प्लस इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है इसका सिंपल, ये आपको पता ही है। और ये सभी फॉर्मूलाज हमने अपनी फॉर्मूला शीट में डाले हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। उसका 30 रुपीज़ चार्ज रखा गया। आप देखो हम उसे फ्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने सभी बच्चों को ऑलरेडी 30 रुपीज़ चार्ज पर उसको सेल किया है। तो अब उन बच्चों के लिए यहाँ पर पार्शलिटी होगी कि भाई हम अगर आपको अभी फ्री प्रोवाइड कर दें तो भाई उनके साथ वो उनके साथ नाइंसाफी होगी और वो बोलेंगे कि भाई हमें फ्री नहीं मिला है और अब आप फ्री दे रहे हो। तो इसीलिए अगर आप सभी फॉर्मूलाज की फॉर्मूला शीट चाहते हो सभी चैप्टर्स की, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना होगा। व्हाट्सएप नंबर हमारा गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है ये कि इन आरडी अकाउंट, वही हमारा रिकरिंग अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जोन डिपॉजिट 500 रुपीज पर मंथ। जोन कितना डिपॉजिट करता है? 500 रुपीज पर मंथ, मीन्स इसका ये पी मंथली इंस्टॉलमेंट हो गई 500 और 24 मंथ्स के लिए करता है। इफ द इंटरेस्ट ही अर्न इज 1/10 ऑफ इज टोटल डिपॉजिट, तो इस ये कितना इंटरेस्ट अर्न करना है? जितना इसने टोटल डिपॉजिट किया उसका 1/10, तो उसका इंटरेस्ट बताओ कितना। तो सिंपल है ये भी क्वेश्चन कि भाई सबसे पहले आप निकालो कि भाई टोटल उसने डिपॉजिट कितना किया। तो अभी हमने देखा था कि भाई टोटल डिपॉजिट हम कैसे फाइंड करते हैं। टोटल डिपॉजिट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इसको करते हैं क्लियर थोड़ा।
तो यहाँ पे टोटल डिपॉजिट के लिए हम क्या करेंगे 500 इनटू में टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इतने भी होंगे, इसने इतना डिपॉजिट किया, लेकिन इसे जो इंटरेस्ट मिल रहा है इस डिपॉजिट का कितना मिल रहा है 1/10 मिल रहा है, मीन्स 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो, बस आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। 24 5 जा 120 होते हैं मीन्स, और फिर एक जीरो और ऐड हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1200। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1200। सिंपल है क्वेश्चन, आप सोल्व करके देख सकते हो इसको। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि ए मैन गेट्स 1404 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ये कितना इंटरेस्ट मिलता है इसे 1404, ठीक है 1404 क्या मिलता है इसको इंटरेस्ट मिलता है अगर। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% है देन द मंथली इंस्टॉलमेंट बताओ। तो मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा इसमें। इसमें अगर हम करते हैं देखो इसको सोल्व, तो क्या होगा कि भी फॉर्मूला होता है हमारा क्या इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है, इसको देखो इधर ही सोल्व करेंगे हम। आई इज इक्वल्स टू क्या होता है पी एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में कितना हो जाएगा हमारा आर अपॉन 100, ये होता है फॉर्मूला। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम मंथली इंस्टॉलमेंट कितने दे रहे हैं और इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं 1404, ठीक है ये 1404 पी की वैल्यू में चाहिए मंथली इंस्टॉलमेंट, ओके। एन की वैल्यू कितनी 1 ईयर के लिए कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर 12 और 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13। ये क्वेश्चन हमने किए हैं। डिवाइड बाय 2 इंटू 12 हो रहा है और इंटू में आर की वैल्यू हमें पता है कितना 12% पर ये इंटरेस्ट मिल रहा है। अब इसको सोल्व कर लो, देखो 12 से 12 कैंसिल, 2 से 6 12 कैंसिल 6 टाइम, ओके। अब इसको सोल्व कर लो आप। अब देखो इन ये जो वैल्यूज है इस 100 को लेके आ जाओ यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये जो ऊपर मल्टीप्लाई में वैल्यू इनको लेके आओ डिवाइड में, तो कैसा हो जाएगा कुछ इस टाइप से हो जाएगा ये हमारा कि भाई 1404, ठीक है ये आ जाएगा 100 ऊपर आ गया, 100 ऊपर आ गया और नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड में। एक तो हमारे पास ये 13 बच रहा है और एक क्या बच रहा है हमारे पास 6, ओके। अब कैंसिल कर लो, देखो कैंसिल भी कर रहा होगा इसको, जैसे 6 से कैंसिल करके देखो 6 2 12, फिर कितना मिलेगा आपको 20, तो 6 3 18, फिर 2 मिल रहा है 6 4 24, 6 4 24। अब 13 से इसको डिवाइड कर लो, 13 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 13 2 26 होता है, लेकिन 13 1 13, 13 1 13, फिर 104, तो 13 8 104 होते हैं, तो यहाँ आ गया 13 8 104 होते हैं, ठीक है। तो ये हम सही आ रहा है हमारा, फिर 2 जीरो आ रही है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट आ रही है इसमें 1800 की, ठीक है। तो 1800 इसका आंसर होगा, इसका आंसर कितना होगा 1800 होगा, सिंपल। तो देखो इसमें 1800 कहाँ पर आ रहा है हमारा 1800, तो ये आ रहा है हमारा ऑप्शन बी, ओके। इसमें जो आंसर है हमारा इसको आप सोल्व करके देख सकते हो, इसमें आंसर आ रहा है हमारा बी, क्वेश्चन नंबर 13 का बी आंसर है 1800, ओके। अब देखेंगे इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखो। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि मनी इज ओपन एन आरडी अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 1000 per month at the interest of 10% per annum and for 2 years the total money deposited by him is। अब देखो सिर्फ टोटल मनी डिपॉजिट बोल रहा है, लैंग्वेज को भी समझना है कि भाई सिर्फ टोटल मनी डिपॉजिट बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा कि मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी। तो अगर सिर्फ टोटल मनी डिपॉजिट बतानी है तो सिंपल 1000 की किसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 ईयर का मीन्स कितना हो गया 24 मंथ, तो 24 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 24,000 बस मंथली। अगर ये कह रहा है कि सिर्फ सम डिपॉजिट बताना है तो बस मंथली डिपॉजिट, मंथली जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं उसको किससे कर दो मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ मंथ से, तो आ गया हमारा 24,000। ये है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट 15 में इस सर्टेन मनी इज डिपॉजिटेड इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 15 मंथ्स इफ द इंटरेस्ट अर्न फॉर दिस डिपॉजिट इज 1/5 ऑफ द मंथली इंस्टॉलमेंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। अगर क्या है कि जो मंथली इंस्टॉलमेंट कर रहा है ना उसी का 1/5 उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। अब कैसे करें भाई इस टाइप का क्वेश्चन, देखो इसमें इंटरेस्ट वाला ही, अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना तो हम इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, आई इज इक्वल्स टू क्या पी, अभी जो हमने यूज किया था एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 और इंटू में आर अपॉन 100, ये फॉर्मूला है हमारा। तो आई होप कि आपको सही से क्लियर होगा सब चीज़ें। अब यहाँ पर आई
जो इंटरेस्ट कह रहा है अभी, जो भी इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है ना, उसी का 1/5, उसी का 1/5 क्या मिल रहा है उसे, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट की जगह में रखेंगे P/5, क्योंकि देखो हमें सिर्फ P चाहिए, तो P ही अननोन रहना चाहिए। इसमें क्या चाहिए हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट बचना चाहिए और सभी वैल्यू कैंसिल हो जानी चाहिए। नंबर ऑफ मंथ है 15 मंथ, तो यहाँ पर 15 इंटू में क्या कर लेंगे, 15 + 1 16, नीचे 2 × 12, इंटू में R हमें चाहिए। अब देखो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये P से P कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यूज बची हैं आप इनको कैंसिल कर सकते हो, जैसे 2 से 16 कैंसिल कर सकते हो 8 टाइम्स में, यहाँ पर आप 3 से कैंसिल कर सकते हो, ऐसे 3 5 से 15 एंड 3 4 जा। अब ये वैल्यूज आप इधर लेके आ सकते हो कि भी 4 इधर लेके आ जाओ, ऊपर आ जाएगा 4, और 4 के साथ आएगा 100, 4 के साथ आएगा हमारा 100 आएगा 4 के साथ। अब 4 के साथ आ रहा है हमारा 100, तो फिर हम इसमें क्या देखेंगे, डिवाइड में क्या आएगा हमारा, ये जो ऊपर 8 बच रहा है और 5 बच रहा है, 5 और 8, बस इसको आप अच्छे से कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पर आपको सही से विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ पर आर की वैल्यू नियर बाई कितनी आ जाएगी हमारी, अगर हम इसको कैंसिल करें, देखो 4 2 जा और 2 5 जा 10, एक जीरो कैंसिल, तो 10%, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 10%। तो आप इसको अपने से सोल्व करके देख लेना, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो पॉज करके, 10% आ जाएगा आपका। बस रखना क्या है, जो हमने रिलेशन आपको बताया ऐसे ही आपको इसको करना है। ओके, इसका आंसर कितना आ रहा है हमारा, 10% आ रहा है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो गया हमारा 10%। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो अब देखते हैं इसमें हम 16th क्वेश्चन। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बैंकिंग से। तो बैंकिंग से यही क्वेश्चन आ जाते हैं कि भी मंथली इंस्टॉलमेंट बताओ, इंटरेस्ट बताओ, मैच्योरिटी वैल्यू बताइए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं एग्जाम में। तो अब देखेंगे इसमें हम चैप्टर नंबर 3, शेयर एंड डिविडेंड्स। शेयर एंड डिविडेंड्स में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, द मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50 शेयर, 20 रुपीज शेयर एट 10% प्रीमियम। अगर ये 10% प्रीमियम पर मिल रहा है तो इसका मीन इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले 20 का निकालो आप 10%, 20 का 10% निकालोगे आप, कितना आएगा, 20 का 10% निकालोगे आप, इंटू में 10 डिवाइड बाई 100 करोगे, जीरो से जीरो सभी कैंसिल, तो आ रहा है 2। तो अगर ये 2 कितना है, 20 का 10% है, तो 2 और ऐड कर दोगे तो शेयर मिल रहा है आपको 22 रुपीज़ का। मार्केट वैल्यू क्या है, 22 रुपीज़। 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आंसर आएगा, 110, ठीक है। तो ये 110 आ जाएगा इसका, यही आ रहा है ना। और एक जीरो और आ जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 1100। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1100। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा, 1100। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 17। तो 17 क्वेश्चन में क्या है, 17 क्वेश्चन में कह रहा है कि विद मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50 शेयर, 50 शेयर्स 20 रुपीज शेयर एट ए डिस्काउंट। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे कि 10 क्या मिल रहा है, 10 रुपीज डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट नहीं है, 10 रुपीज ही डिस्काउंट है। तो इसका मीनिंग क्या है कि 10 रुपीज ही अगर डिस्काउंट है तो फिर ये कितने का मिलेगा आपको, 10 माइनस कर दो, 20 रुपीज का शेयर है, 10 का डिस्काउंट कर दो इसमें, तो 10 माइनस कर दो, तो मार्केट वैल्यू क्या चल रही है इसकी, 10। और मार्केट वैल्यू पर ही हम खरीदते हैं शेयर्स को, हम परचेज किस पर करते हैं, मार्केट वैल्यू पर। थी 500 रुपीज़ का टोटल हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो इतनी मनी चाहिए हमें इनको क्या करने के लिए, परचेज करने के लिए। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा हमारा, 500। इसका आंसर है सी, 500। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50 शेयर्स परचेज करने, और कह रहा है कि भी 20 रुपीज शेयर क्वेटेड एट 22 रुपीज, मीन्स वो 22 के मिल रहे हैं। तो वही क्वेश्चन हो गया, अभी 22 के मिल रहे हैं, अभी हमने किया था 1100 ही आएगा इसका आंसर। तो बस आप लैंग्वेज को समझे कि भी लैंग्वेज में क्या क्या कह सकता है, इसी टाइप से वो आता है क्वेश्चन। जैसा भी 19 क्वेश्चन है, ऐसे ही हमें सैम्पल पेपर में भी जो हमारे स्पीचमेंट पेपर था उसमें भी मिला था ऐसा क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर देखो कह रहा है कि शेयर्स ऑफ अ कंपनी ए पेइंग 12% डिविडेंड, 100 रुपीज शेयर है, कितने पर मिल रहा है, 80 रुपीज पर। फिर ये कह रहा है कि 100 रुपीज शेयर है, ये भी सेम क्या कर रहे हैं, डिविडेंड सभी सेम दे रहे हैं, 100 रुपीज का शेयर है और ये मिल रहा है 100 पर, ये मिल रहा है 120 पर। अभी कह रहा है कि शेयर्स ऑफ विच कंपनी विल गिव द मोर रिटर्न, देखो किसमें रिटर्न ज्यादा मिलेगा। लेकिन इसी में हमसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी कंपनी प्रीमियम पर है, तो प्रीमियम पर कौन सी कंपनी जिसका शेयर हैवी चल रहा है, मतलब हाई रेट पे चल रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट कौन किसको ज्यादा मिलेगा, जो कम में खरीद रहा है और सेम डिविडेंड मिल रहा है। देखो बेनिफिट किसको मिल रहा है यहाँ पर, जो कम में खरीद रहा है और क्या मिल रहा है इसमें, प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है उसे। क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला यूज होता है कि भाई डिविडेंड परसेंट इनटू में नॉमिनल वैल्यू, और
प्रॉफिट परसेंट कह लो आप, यहाँ पे रिटर्न परसेंट कह लो, इनटू में मार्केट वैल्यू। अगर आप मार्केट वैल्यू डाउन है हमारी, कम है, और आपको डिविडेंड परसेंट सेम ही है सभी पर, तो इसको प्रॉफिट क्या मिलेगा, हमें ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए जो 80 वाला शेयर है ये क्या होगा, हमारा ज़्यादा प्रॉफिट देगा हमें। कम में खरीदा हमने, लेकिन डिविडेंड या फिर कह सकते हो कि रिटर्न हमें सेम ही अमाउंट में मिल रहा है। तो कभी भी हमें डिविडेंड मिल जाए और नॉमिनल वैल्यू मिल जाए, मार्केट वैल्यू गिवन है और आपको प्रॉफिट या फिर हमें रिटर्न परसेंट फाइंड करना, तो ये रिलेशन लगाएंगे हम क्या, कि डिविडेंड परसेंट इनटू में नॉमिनल वैल्यू, और यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रॉफिट परसेंट या फिर रिटर्न परसेंट इनटू में मार्केट वैल्यू। इसी के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इनको कंपेयर कर सकते हो कि भी इसमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपका, इसीलिए इसको ध्यान रखना है आपको अच्छे से। अब देखेंगे नेक्स्ट 20, कह रहा है कि भी 20,000 इज स्पेंट इन बाइंग 50 रुपीज शेयर विद डिविडेंड 5%। डिविडेंड कितना दे रहा है, 5%। और कह रहा है कि द डिविडेंड अर्न इज, तो इसमें कितना डिविडेंड मिलेगा इसको ये बताओ। तो डिविडेंड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, डिविडेंड निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया है क्या है, कि भी नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स, और क्या करना है आपको, डिविडेंड निकालने के लिए। लेकिन इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पर कह रहा है कि इज स्पेंट इन बाइंग 20,000, इसने टोटल स्पेंड भी किया है। या तो आप डिविडेंड निकालने के लिए क्या करोगे, डिविडेंड निकालने के लिए आप क्या करोगे, डिविडेंड परसेंट गिवन किया, नंबर ऑफ शेयर्स कर लो, और इसमें डिविडेंड परसेंट कर लो, इनटू में क्या कर लो, नॉमिनल वैल्यू। 50 रुपीज़ का शेयर है, नॉमिनल वैल्यू भी हमारे पास, डिविडेंड परसेंट भी है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे इसमें हम, तो इसमें नंबर ऑफ शेयर्स के लिए तो कोई हिंट दिया ही नहीं है कि 20,000 इज स्पेंड बाइंग 50 रुपीज शेयर्स विद डिविडेंड 5%। ठीक है, डिविडेंड कितना है, 5%। अब अगर ये 20,000 है हमारे पास, और 20,000 में अगर हम नंबर ऑफ शेयर निकालें तो क्या होता है, टोटल जो हमने स्पेंड किया है, टोटल जो स्पेंड किया है हमने, डिवाइड में क्या होता है, मार्केट वैल्यू। लेकिन अगर वो 50 रुपीज़ का ही शेयर है और 50 पे चल रहा है, तो 50 से हम इसको डिवाइड करके क्या निकाल सकते हैं, इसमें इसके नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सिंपल हम इसके नंबर ऑफ शेयर अगर हम 50 से डिवाइड कर लें इसमें, तो कितना आ जाएगा, 50 से डिवाइड करने के बाद, अगर इसकी नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, तो 50 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा हमारा, कैंसिल किया हमने, 5 और 20 400 आ रहा है। तो यहाँ पर 400 इंटू में डिविडेंड परसेंट है हमारा 5%, डिवाइड बाई 100 इंटू में नॉमिनल वैल्यू 50। इसको सोल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरोस, अब इसको कैंसिल करो, कितना आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है 5 4 20, और 20 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे आप, कितना आ जाएगा, 1000 आएगा, 2 5 से 10, और 2 जीरो और, तो 1000 आ रहा है इसमें, तो हमारा सिंपल इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1000। तो अगर ये वाला केस है भाई, देखो यहाँ पर मार्केट वैल्यू हमें पता ही नहीं है, कोई आइडिया नहीं है आप मार्केट वैल्यू का, तो आप नॉमिनल वैल्यू से क्या कर सकते हो, डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर सकते हो, क्योंकि उसने नॉमिनल वैल्यू पर ही खरीदे होंगे वो शेयर, वो नॉमिनल वैल्यू पर ही चल रही होंगी वैल्यूज की, मीन्स वो एट पार चल रहा होगा, कि जितने का वो चल रहा है आपका 50 रुपीज़ का है, तो 50 का ही चल रहा है। ओके, ऐसी कंडीशन भी आ जाती है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 लीनियर इन इक्वेशंस में। चैप्टर नंबर 4 लीनियर इन इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास 21, क्या कह रहा है कि द रिप्लेसमेंट सेट, की रिप्लेसमेंट सेट ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन सेट, इसमें से कौन सा सॉल्यूशन सेट नहीं हो सकता। तो जो एलिमेंट इससे नहीं निकले ना, वो इसका रिप्लेसमेंट सेट नहीं हो सकता। तो देखो बस चेक करो कि भी ये सभी एलिमेंट इसमें लाई कर रहे हो, ये देखो कर रहे हैं नहीं, -8 यस कर रहा है, -6 कर रहा है, -5 कर रहा है, नहीं कर रहा, -5 कर ही नहीं रहा, 4 और 6 कर रहे हैं, माइनस का 4 और 6 कर रहे हैं, लेकिन -5 नहीं कर रहा। इसका मीनिंग यही है कि भाई ये जो सेट है हमारा, यही आंसर है, ये इसमें लाई नहीं कर रहा। और सभी को चेक कर लो, सभी एलिमेंट इसमें लाई कर रहे होंगे, -8 -6 तो -2 सभी लाई कर रहे हैं, तो इसका आंसर है ए। ओके, अब देखते हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर 22, क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दिस, और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर ही बोला है। तो आप इसको सोल्व कर लो। सिंपल सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 ज़ा 8x, 4 2 ज़ा 8x, -4 5 ज़ा 20, इक्वल्स टू में क्या कर दोगे आप, इक्वल्स टू में नहीं होगा, ये क्या होगा हमारा, लेस देन होगा, या 2x प्लस 28, 2x प्लस 28। अब क्या करेंगे हम, इस 2x को इधर लेके आएंगे, तो 2x इधर लेके आएंगे तो 6x हो जाएगा, और 20 को इधर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। देखो जब वैल्यू प्लस माइनस से चेंज होती है, तब इन इक्वेशन का साइन क्या होता है, चेंज नहीं होता। तब ये
इन इक्वेशन वाला साइन क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ पर कितना हो रहा है हमारा 48 हो रहा है, 20 इधर आकर प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, राइट हैंड साइड जाकर वो क्या हो जाएगा प्लस। अब 6 से इसको डिवाइड कर लो, अगर पॉजिटिव ही है वैल्यू तो भी ये जो इक्वेशन का साइन हमारा इनइक्वालिटी है चेंज नहीं होगी, लेस देन ही रहेगा। और 6 8 जब 48 होते हैं तो एक्स की वैल्यू आ रही है लेस देन 8, और इजीलिए इसका आंसर कितना हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया हमारा एक्स इज लेस देन 8, बी आंसर। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास क्या बोल रहा है 23 में, क्या है कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन दिस। इसका सॉल्यूशन सेट बताना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखो क्या है इंपॉर्टेंट कि -2x है, और फिर यहाँ पर क्या है माइनस में 7, माइनस में 7 है, और फिर क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अभी जो -7 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तब तो इन इक्वेशन जो है इनइक्वालिटी वाली साइन है चेंज नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, लेकिन माइनस साइन इधर आकर प्लस का 7। अब लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर ये -2 आप इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन से लेस देन इक्वल्स हो जाएगा, और -2 डिवाइड में आएगा और यहाँ पर कैंसिल होगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, माइनस में 5 हो जाएगी, 2 5 10। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन इक्वल्स टू -5। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, लेस देन इक्वल्स टू -5। लेस देन इक्वल्स टू -5 का आंसर ही नहीं है, इसमें 3 3 3 गिवन किया हुआ है। यही क्वेश्चन देख रहे हैं ना हम। हाँ ये है, इसमें 23 है ना, तो 23 में देखो अब इसमें से क्या होगा, तो लेस देन इक्वल्स टू -5 कह रहा है अगर ये, और x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है, और अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो फिर तो इसमें कोई नंबर आएगा ही नहीं भाई, पॉजिटिव होना चाहिए ना ये। यस, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। देखो अगर यहाँ प्लस होता ना, प्लस का 5 होता, अगर यहाँ प्लस का 5 होता, लेट कर लेते कि यहाँ पर माइनस आ जाता, फिर हम माइनस से माइनस कैंसिल कर लेते, तो इसमें ऑप्शन हमने गलत रखे हैं बाय मिस्टेक। तो यहाँ पर क्या हो जाता, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता, तो फिर भी इनइक्वालिटी चेंज होती है और लेस देन इक्वल्स टू 5 आता, अगर प्लस का लेस देन इक्वल्स टू 5 आता तब इसका आंसर क्या होता है, ये होता है अगर नेचुरल नंबर है। ठीक, लेकिन इस केस में लेस देन इक्वल्स टू -5 कोई भी नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो इसीलिए ये वाला इसमें आंसर नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के। समझ रहे हो बात। तो अगर ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होता, देखो दूसरा देखते हैं हम इसमें, ये भी क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होता है तो इसका ऑप्शन ये बी सी होता। कब लेट करते हैं कि भी ऑप्शन क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होता कि यहाँ पर क्या होता, माइनस -2x ही ले लेते हैं हम, -2x, फिर यहाँ पर प्लस का 7 होता, यहाँ पर ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 होता। इस टाइप का क्वेश्चन होता तब हम करते इसको सोल्व। देखो क्या होता, प्लस का 7 इधर आकर क्या हो जाता, माइनस का 7 हो जाता, और -7 और -3 -10 होता। अब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू -10 होता। अब आप माइनस से माइनस साइन कैंसिल करोगे तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता, और x की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, x की वैल्यू हो जाती है हमारी 2 5 जा 10, x की वैल्यू हो जाती है हमारी 5। तो लेस देन इक्वल्स टू 5 में आप क्या करते हैं, नेचुरल नंबर में ये सी ऑप्शन लेते हैं इसमें। ओके, अब देखते हैं इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन 24। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भी ऐसे ही सेम कि भी 7 - 3x लेस देन x - 5 द सॉल्यूशन इज सोल्व कर सकते हैं उसको आप। सिंपल क्या हो जाएगा हमारा, कि भी 7 - 3x है यहाँ पर, 7 - 3x और लेस देन x - 5 है। तो आप क्या करोगे, x को अगर इधर लेके आ रहे हो तो माइनस का 3x ऑलरेडी है यहाँ पर, 7 को इधर लेके आ रहे हो तो -5 और ये -7 है। यहाँ पर आ रहा है माइनस का 4x और यहाँ पर आ रहा है लेस देन -12। लेकिन अगर माइनस से माइनस साइन कैंसिल करते हैं इनइक्वालिटी में तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेस देन है अगर इनइक्वालिटी तो ग्रेटर देन हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 4 3 जा 12, तो यहाँ पर होगी x की वैल्यू ग्रेटर देन 3। x की वैल्यू सिर्फ ग्रेटर देन 3 होगी, तो इसके लिए आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। 24 में क्या होगा, ए। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, और यहाँ पर कह रहा है कि भाई x 8 - x ग्रेटर देन 0 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन गिव्स। ये क्या गिव्स करेगा ये बताओ आप। तो अगर हम इसको देखें तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। x को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो कितना आता है 8x, और इसमें ग्रेटर देन है तो हम इसमें क्या करेंगे भाई, 8x - x² ग्रेटर देन 0। पर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बन गया ना क्वेश्चन,
टाइप के क्वेश्चन है। फिर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बन गया। इसमें x की वैल्यू 8 आ रही है, देखो x की वैल्यू 0 आ सकती है। अगर हम इसको देखें कि भाई x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे हम, या फिर x की वैल्यू अगर 8 माइनस एक्स दोनों ही फैक्टर है, इसमें ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ रही है, x की वैल्यू लेस देन 8 आ रही है। तो लेस देन 8 और लेस देन 8 और x की वैल्यू को हम डायरेक्ट भी ग्रेटर देन 0 ही रख सकते हैं, और ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 8, ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा। तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा इस केस में। वैसे ये चांसेस कम रहते हैं क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है, सिंपल इक्वेशन मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। तो अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, कह रहा है कि इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर x रियल नंबर से बिलोंग करता है, देन द सॉल्यूशन सेट इन इक्वेशन x इज ग्रेटर देन -2। तो x इज ग्रेटर देन -2 अगर, तो -2 से बड़े नंबर कौन से होंगे बताओ इसमें। और x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, देखो x -2 से बड़ा होगा ये, -1 0 1 2। क्यों, कि भाई अगर ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, तो ये इधर वाले राइट हैंड साइड वाले नंबर हैं, यही तो ग्रेटर देन होंगे हमारे -2। लेकिन इसने सभी रियल नंबर कहा है, ध्यान दें आप, इसमें इसने क्या बोला है, ऑल रियल नंबर। तो रियल नंबर, इसमें सभी रियल नंबर आ ही नहीं रहे हैं, तो सिर्फ इंटीजर्स हैं इसमें, इसीलिए देखो इसका आंसर ये होता अगर ये इंटीजर्स कहता है, यहाँ पर कहता है कि भाई एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जेड बोल देता, आई बोल देता, क्योंकि जेड या आई ही हमारा किसका सिंबल होता है, हमारा इंटीजर का होता है। लेकिन इसने रियल नंबर बोला ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। अब देखो इसमें 27 क्या कह रहा है, द करेक्ट रिप्लेसमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बताओ नंबर लाइन पर। x ये कह रहा है कि 3x लेस देन 14 है, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो 3 से अगर हम इसको डिवाइड करें 14 को, क्योंकि जो 3 मल्टीप्लाई में था इधर, यहाँ पर आकर क्या हो गया, डिवाइड में होगा, 3 से कैंसिल कर रहे हो तो x इज लेस देन कितना आ रहा है, 3 4 जो 12, 4 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है। तो 4 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं, 2 के करीब इसके, वैसे 4.6 के नियर बाई आ रही है वैल्यू। तो 4.6 से लेस नेचुरल नंबर होगा कौन सा, तो 4.6 से लेस होगा 4 3 2 1। तो जिसमें 4 3 2 1 पर पॉइंट्स लग रहे हैं ना, वही हमारा क्या है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। जैसे है इसमें डी आंसर, देखो 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है और 4 पर डार्क सर्कल बनाए गए हैं। तो नेचुरल नंबर पर हम क्या करेंगे, इंटीजर्स पर डार्क सर्कल बनाते हैं, तो ये इसका आंसर होगा डी। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन, कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग रियल नंबर लाइन द सॉल्यूशन सेट इज। तो इसका सॉल्यूशन सेट कहाँ मिलेगा आपको, क्या होगा इसका सॉल्यूशन सेट, देखो इसमें रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखो इसकी पीडीएफ जो है ना आपको, वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मोस्टली बच्चों ने वहाँ से जो भी हमने प्री बोर्ड पेपर इंपॉर्टेंट जो भी हमने डाला हुआ है उसमें वहाँ से डाउनलोड कर लिया है। तो आप भी वहाँ पर जाकर जो भी इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है प्री बोर्ड पेपर आपके लिए, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 28 तरह की, फॉर द फॉलोइंग रियल नंबर लाइन द सॉल्यूशन सेट इज। आपको बताना है इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। देखो -2 पर क्या होगा, x इज ग्रेटर देन -2 होगा, क्योंकि इस पर क्या है, ये होलो सर्कल है। और 4 पर क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 4 होगा, क्योंकि इस पर एक डार्क सर्कल है। तो बस ये क्या हो जाएगा 28 का x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसका आंसर होगा हमारा थर्ड, x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4। नेचुरल नंबर या होल नंबर वाला मत लगाना, क्योंकि यहाँ पर डार्क की गई है लाइन, इसलिए ये क्या रियल नंबर लाइन है। तो ये सभी हमने कॉन्सेप्ट में आपको बता दिया कि भाई क्या होता है। अब देखो 29 क्वेश्चन, 29 में क्या कह रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द इन इक्वेशन, इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो आप इसको सोल्व करो, देखो ये x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू 12, 3 से इसको डिवाइड कर रहे हो, x इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी, और 4 से सभी छोटी वैल्यू होंगी, तो यहाँ पर क्या होगा 4। ओके, ऐसी मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द इक्वेशन, ऐसे इसको सोल्व कर लो आप। देखो 3 को इधर लेके आओगे आप, ये जो 3 है माइनस का 3 इधर लेके आओगे, कितना हो जाएगा, प्लस का 3x प्लस का 3x और 5x 8x हो जाएगा, और ये 6 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 प्लस करेंगे 18 में तो आ रहा है 24, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 से डिवाइड करेंगे हम, 8
6 8 3 24, तो भाई x की मिनिमम वैल्यू 3 होगी और सभी वैल्यू 3 से बड़ी होंगी, तो इसमें होगा हमारा सी आंसर। ओके, अब देखो इसमें नेक्स्ट 31 क्या कह रहा है इसमें कि 4x² - 9। अब आ गया हमारा चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते हैं 4x² - 9 = 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू, ये इम्प्लाई करता है कि भाई x किसके इक्वल होगा, ये बताइए। तो यहाँ पर ये x किसके इक्वल होगा, अगर ये इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है जो कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आप क्या करो, डायरेक्ट इसको 0 के इक्वल रख लो, कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन ले लो, वरना डायरेक्ट हम 0 के इक्वल रखेंगे। अब इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो अब क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको लेके आएंगे हम राइट हैंड साइड में, 9 हो जाएगा। 4 को हम क्या लेके आएंगे इधर डिवाइड में, तो ये जाएगा 9/4। और स्क्वायर लगाएंगे, अगर हम इस पर स्क्वायर हटाते हैं इधर स्क्वायर रूट लगाते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस में 3/2, ये होगी इसकी वैल्यू प्लस माइनस में 3/2। तो कहाँ पर है इसका आंसर, देखो प्लस माइनस में 3/2, तो ये आंसर है इसका डी, +-3/2। ठीक है, ये लगाना है आपको, प्लस माइनस भी आता है इसमें, ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, द इन इक्वेशन दिस इज सेटिस्फाइड बाय x = 2। अगर ये x = 2 से सेटिस्फाइड है, देन द वैल्यू k की वैल्यू क्या होगी। आप क्या करो यहाँ पर सिंपल 2x² - 3x + k, ये है हमारे पास इक्वल्स टू में 0। ये किससे सेटिस्फाइड हो रही है, x = 2, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, x के प्लेस पर क्या रख सकते हो 2, जहाँ पर भी x है, तो जहाँ कहीं भी x है इस इक्वेशन में, वहाँ पर हम पुट करेंगे क्या 2, और इसका सॉल्यूशन देखेंगे क्या है, क्या होगा। 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 8 होगा, यहाँ पर ये 3 2 6 हो गया, k = 0। यहाँ पर हो गया प्लस का 2 प्लस k = 0, k की वैल्यू हो जाएगी -2, k की वैल्यू क्या होगी -2, k की वैल्यू का आंसर क्या लगाएंगे -2 लगाएंगे। ओके, अब देखेंगे 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 33 में x² - 7x = 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू, तो x क्या हो सकता है बताओ। तो देखो आप इसे ध्यान से, इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि भी x² - 7x, तो अगर कभी भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं देता, मीन्स उसमें ax² + bx + c, ये तीनों टर्म में से कोई भी एक टर्म मिस कर देगा, बस x² वाला मिस नहीं करेगा, क्योंकि अगर x² वाला ही फर्स्ट टर्म ही मिस कर दिया तो वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक होगी ही नहीं, ये हमने बताया आपको। तो इस टाइप की अगर इक्वेशन आ जाती है अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगता, कभी भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगेगा, इसको डायरेक्ट 0 के इक्वल रखेंगे। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ पर x कॉमन आ रहा है। अब ये दोनों फैक्टर आ रहे हैं इसके, एक तो x = 0 रख सकते हो, या फिर एक x - 7 = 0, और ध्यान रखना यहाँ पर और आता है, और x = 0 हो सकता है इसका आंसर, या फिर x = क्या हो सकता है 7, x = 0 या फिर x = 7 इसके आंसर हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा और वाला 0 और 7। ओके, ये इसमें x की वैल्यूज हो सकती हैं। अब 34 क्या कह रहा है, देखो कि x + 1/x = 2.5 देन द वैल्यू ऑफ x। सिंपल इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी है आपको, ये क्वाड्रेटिक है, तो बताओ इसमें क्या होगी वैल्यू। या तो देखो इसमें पुट करके देख लो कि भी जो वैल्यू से सेटिस्फाई कर रही है वही आंसर होगा। यहाँ पर 4 रखो, यहाँ पर 1/4 2.5 नहीं आएगा, इसका आंसर जैसे ये है, ये इसका आंसर है। कैसे आपने 2 रखा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने 2 रखा और यहाँ पर 1/2, डायरेक्ट से सोल्व भी मत करो, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1/2, तो 1/2 0.5 होता है, 2 + 0.5 2.5 आएगा। देखो 2 सेटिस्फाई कर रहा है इसे, क्या 1/2 भी कर रहा है, यस 1/2 भी कर रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ 1/2 रखते हो, x + 1/x है, x के प्लेस पे 1/2 रखते हो और यहाँ डिवाइड में 1/2 रखते हो, तो वो 2 ऊपर आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 2 और 1/2। इसलिए आंसर क्या है इसका सी, और वाला लगाना है आपको आंसर, एंड वाला नहीं। ओके, 35 में क्या कह रहा है कि 4b² - 4ac, तो ये कंडीशन आपको पता है कि भाई अगर b² - 4ac मीन्स d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मीन्स पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स देंगे। ठीक है, डिफरेंट रूट्स भी कह सकते हो आप इसे। फिर 36 में कह रहा है कि इक्वेशन 2x² - 3x + 1 = 0 हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। इसके डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, क्या होंगे। तो इसमें b² - 4ac को देखो क्या आ रहा है, देखो b की वैल्यू अगर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर कंपेयर कर पा रहे हैं, तो b की वैल्यू क्या आ रही है -3, तो -3 का स्क्वायर, क्योंकि b² - 4ac करना है 4a, a की वैल्यू 2 है एंड c की वैल्यू क्या है हमारी 1 है। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 ही होगा,
4ac कर रहे हैं तो 4 इंटू 2 8 आ रहा है, और अगर इसकी वैल्यू आ रही प्लस तो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होंगे। ओके, तो बस आपको प्लस माइनस का यहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि इसमें मिस्टेक हो जाती है। तो अगर +1 आ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होगा। 37 में इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, देन हम क्या करते हैं इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या रखते हैं 0 के इक्वल। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -p, यहाँ पर -p का स्क्वायर कर देंगे, -p का स्क्वायर करेंगे प्लस ही आएगा हमारा, क्योंकि स्क्वायर से बाहर आकर वैल्यू सभी पॉजिटिव हो जाती हैं। 4a की वैल्यू कितनी 1 एंड c की वैल्यू कितनी 4, ये कंपेयर कर पा रहे हो आप इसमें, सिंपल हमने बताया कॉन्सेप्ट में। पी स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4 और इक्वल्स टू में 0 कर रखेंगे तो यहाँ 16 इक्वल्स टू में 0, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 16, और स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, देखो यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा रूट में 16, और ये होगा हमारा +-4। इसका आंसर कितना आ रहा है हमारा +-4। यहाँ पे इसका आंसर होगा डी +-4। ये हमारा आंसर होगा पी के लिए। ओके, लेकिन अगर इस वाले केस में देखेंगे भी हम 4 भी ले सकते हैं और -4 भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही आंसर होंगे, तो यहाँ पर एंड होगा इस वाले केस में, 4 एंड -4। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे होते तो उसमें और लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर p की दो वैल्यूज हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं एंड -4 भी हो सकती हैं। ठीक है, या नहीं लेंगे कि भी ये या ये, यहाँ पर एंड वाला ऑप्शन होगा करेक्ट। अब देखो 38 वाले में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, इसमें से किसके टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। आप इसमें से चेक कर सकते हैं कि रियल डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए आपका क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है। जैसे इसमें देखो -5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 4ac करेंगे तो 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है 6 है, तो 4ac 4 6 24, तो यही पॉजिटिव आ रहा है, a की वैल्यू यही है, और आप चेक कर सकते हैं वो नहीं आएंगे। तो अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है तो फिर तो बेस्ट हो जाता है हमारे लिए। 39 में कह रहा है कि इफ वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज 1, अगर एक रूट इसका 1 है देन द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या करना है, बस अगर ये इसका रूट बोल रहा है मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, तो मींस ये x की वैल्यू है इसके लिए, तो आप क्या करोगे, सिंपल x के प्लेस पर 1 पुट कर दोगे, इसको सोल्व कर लोगे। x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे और इसको कर देंगे हम सोल्व। क्या होगा यहाँ पर 3, यहाँ पर -mx और यहाँ पर +4 इक्वल्स टू में कितना 0। अब आप करो इसको सोल्व, पर m की प्लेस पर तो हमें 1 रखना था, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ ओनली क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर रहेगा m। यहाँ पर हमारा m है तो ये 3 + 4 प्लस का 7 और इधर आकर क्या हो जाएगा -7, माइनस से माइनस साइन कैंसिल कर देंगे, m की वैल्यू आ रही है 7, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 7 आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 40th क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -18 द इंटीजर्स आर। अब देखो इनमें से इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारा -18 है, बताओ आप किस किस का आ रहा है प्रोडक्ट -18। जैसे इसका ए में देखो -2 और -9 दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है -18 आ रहा है, -9 एंड 2 इनका करके देख लो, यहाँ भी -18 आ रहा है, तो बस इसी में आ रहा है और किसी में चेक करके देख लो, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है +18, यहाँ पर +18 आ रहा है, यहाँ पर +18 आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ए है हमारा -2 एंड 9 और -9 एंड 2। नेक्स्ट, तो इसी से हमारे वर्ड जो प्रॉब्लम हमारे चैप्टर नंबर 6 उसी से क्वेश्चन है हमारे, तो उसमें सिंपल ही वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ रही है हमारी, इसलिए हमें सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स ही करनी है। जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा 41 में, यदि सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर्स इज, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स क्या है 5 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, और उनके रेसिप्रोकल का सम क्या है 5.6, द नंबर्स आर, तो नंबर्स क्या होंगे। तो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो कि भाई जिन दो नंबर्स का सम 6 आ रहा है पहले उन्हें चेक कर लो कि जैसे इन दोनों का नंबर का सम 5 आना चाहिए, सॉरी 5 कह रहा है नहीं, सम ऑफ टू नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स इज 5। क्या इन दोनों का सम 5 आ रहा है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। इन दोनों का सम 5 आ रहा है, यस। इन दोनों का सम 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इन दोनों का नहीं आ रहा। तो अगर ऐसा ऑप्शन आ जाता है तो फिर तो ऑप्शन से डायरेक्ट कर देंगे हम, ये दोनों क्या होंगे इसका आंसर होंगे। और इनके रेसिप्रोकल का सम करके देख लो 5.6 आ रहा होगा, कैसे 1/2 और 1/3 रेसिप्रोकल कर दिया, इनका सम करेंगे हम, यहाँ पर 3 और 2 ठीक है 5.6 भी आ रहा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा सिंपल 5। लेकिन अगर इसको सोल्व करना है एग्जाम में
थ्योरेटिकल वे में आ जाए, आपका एमसीक्यू में ना आए, तो हम क्या करेंगे, टू नंबर्स लेट कर लेंगे, एक्स प्लस वाई, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 5, और फिर क्या रखिए इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम x प्लस 1/x और 1/y का सम कितना होगा 5/6। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन बनेगी कैसे, या तो आप y की वैल्यू x के टर्म में लिखो, जैसे y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स, आप यहाँ पर क्या करो x, यहाँ पर y के प्लेस पे क्या रख सकते हो 5 माइनस एक्स, और अब इसको आप सोल्व कर लो। अब आप इसको सोल्व कर लो, तब हो जाएगा हमारा आंसर की इन दोनों का एलसीएम करो और सोल्व कर लो। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है सी 41 का। अब देखो 42 में क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इवन होल नंबर्स, ठीक है, कंसेक्यूटिव हो इवन हो, ठीक है, कंसेक्यूटिव इवन होल नंबर्स इज 24। तो अब देखो कंसेक्यूटिव इवन होल नंबर्स इसमें होंगे क्या, क्या ये इवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नहीं है, ये है इवन देखो, और इनका क्या है हमारा प्रोडक्ट 24, इन दोनों का प्रोडक्ट 24, द नंबर्स आर यही है, हमारा इसका आंसर डी होगा सिंपल। 43 में टू इंटीजर्स डिफर बाय टू इंटीजर्स इनका डिफरेंस 2 आ रहा है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर का सम 52 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस किस किस का आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 4 एंड 6 का। यहाँ पर 4 और 6 देखो, इसमें और वाला ऑप्शन नहीं आएगा, इसमें आएगा एंड वाला ऑप्शन, क्योंकि आपको टू इंटीजर्स बताने हैं। यहाँ पर 4 एंड 6 होगा आंसर, लेकिन ये वाला हो सकता है, ये तो नहीं होगा क्योंकि और डाल दिया है इसने, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि ये कह रहा है कि टू इंटीजर्स डिफर बाय, ये हो सकता है ये भी, क्योंकि इनका भी डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका भी डिफरेंस कितना आएगा, अगर हम करके देखें तो इनका भी डिफरेंस आ रहा है, इनके स्क्वायर, इनका भी डिफरेंस 2 आ रहा है क्या, देखो 6 और -4, इनका डिफरेंस आ रहा है 2। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो -4 वाली वैल्यू बड़ी, तो बड़े में से छोटा वाला ही माइनस करते हैं, तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, ठीक है, तो इसका ये भी आंसर हो सकता है, ये भी, लेकिन यहाँ पर और गिवन क्या है, लेकिन यहाँ पर देखो एंड गिवन क्या है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें 4 एंड 6 ले लो, ठीक है, या फिर -4 एंड -6 ले लो, दोनों ही वैलिड है यहाँ पर, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, डी है। अब देखते हैं इसमें 44, तो ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्ट एमसीक्यू जो भी हमारे ऑप्शन से इनको कर सकते हो अगर आते हैं तो। अब 44 वाला कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 28, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है आपका 28, एंड इट्स एरिया इज 40 स्क्वायर मीटर, इट्स साइड्स आर, तो उसकी साइड्स क्या होंगी ये बताओ। देखो लग रहा है तो हमें मेंसुरेशन से, लेकिन ये हमारा किससे है क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 28 है, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल 2l प्लस बी, तो एल प्लस बी या फिर एक्स प्लस वाई ले लेते हैं अगर हम इसकी लेंथ और ब्रेथ, और इनका पेरीमीटर कितना गिवन कह रहा है वो 28, यहाँ पर आ रहा है ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई। अब देखो आप इसे 2 से डिवाइड कर दोगे तो 14 आ गया एक्स प्लस वाई, ओके, तो 14 आ गया हमारा एक्स प्लस वाई। अब ये 14 एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14 आ गया, देन अब हम क्या करेंगे इसमें, ये कह रहा है कि इनके एरिया, इनका जो एरिया है इसका एरिया है 40 स्क्वायर मीटर, तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, तो यहाँ पर किसके इक्वल होगा ये 40 के इक्वल। आप यहाँ पर y के प्लेस पर क्या रख सकते हो 14 माइनस एक्स एक्स, और यहाँ पे क्या रख सकते हो 14 माइनस एक्स इक्वल्स टू में 40। वैसे इसको भी हम ऑप्शन से कर सकते थे, कैसे कर सकते थे वही ऑप्शन से, आप देखो कि भी एरिया जिन दोनों का लेंथ कितनी आ रही हो, जिन दोनों की लेंथ क्या आ रही हो हमारी 40 आ रही है, इन दोनों का सम मल्टीप्लाई 40 आ रहा नहीं आ रहा, इसका आ रहा है 8 6 48 नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो इसका आंसर तो ये होगा ना भी 4 एंड 10, क्योंकि इन दोनों का ही मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट 40 आ रहा है, और इनका पेरीमीटर निकाल के देखो आप 28 भी आ रहा होगा, यस 28 भी आ रहा है, तो इसका ऑप्शन बी है, इतना हमें करना भी नहीं है अगर ऐसा आ जाता है, पर इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते फिर इसको सोल्व करते तब आंसर आता है इसमें। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसलिए कर सकते हैं हम इसको डायरेक्ट ऑप्शन से। अब जैसे यहाँ पर देखो 45 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स इज, इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज हो रहा है कैसे, कि भी ये परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, या फिर हम क्या कह सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस एक्स, और इसका आंसर वैसे देखो ये ट्रिपलेट होता है 8 6 और 10 का, तो ये होगा हमारा 6, एक्स की वैल्यू होगी 6 और यहाँ पर 6 + 2 8 हो जाएगा, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 6 होगी इसकी, वरना आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व कर ही सकते हो, कैसे, जैसे इसमें हम कर ही रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं इसमें हम, परपेंडिकुलर या बेस कोई भी ले लो आप, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर 10 10 स्क्वायर,
टेन स्क्वायर कितना होता है हमारा 100 होता है। यहाँ पर इसे सोल्व करके देखो आप, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x होगा, और प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 100। बस आपको इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी होगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हमेशा लेंथ वाले केस में, तो लेंथ वाले केस में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम। जैसे अगर हम इसमें करते हैं सोल्व, यहाँ पर कितना आता है 2x स्क्वायर, एक्स और एक्स 2x स्क्वायर, यहाँ पर ये प्लस 4x और ये +4 और ये 100 इधर आकर -100 इक्वल्स टू में 0। तो ये कितना हो जाता है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 4x, और इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस का कितना होगा 96 इक्वल्स टू में 0। आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस 2 कॉमन लिया तो 2 4 2 8 16। अब आप क्या कर लो, ये जो 2 है तो 0 के साथ क्या हो जाएगा, ये जो 2 था हमारा, ये जो 2 है हमारा इधर डिवाइड में आकर 0 के साथ 0 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48, इसके जो फैक्टर है वो देखो कितने आ रहे हैं, फैक्टर आ रहे हैं 8 6 48, तो इसके फैक्टर करके देखना, उसमें जो वैल्यू आएगी हमारी वो आई होगी एक्स की वैल्यू 8, हाँ एक्स की वैल्यू आ रही है 6, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है। तो बस इसमें क्या लेनी है, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, इसलिए इसका आंसर कितना हो रहा है हमारा, एक्स की वैल्यू 6 होगी, एक्स की वैल्यू 6 होगी। ओके, अब देखते हैं 46 कह रहा है द एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इज 60 स्क्वायर मीटर एंड इट्स लोंगर साइड इज 10 मीटर, और इसकी लोंगर साइड कितनी है 10 मीटर है। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताओ, ये भी वैसे क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल 60 है, मींस लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड इट्स लोंगर साइड इज 10 मीटर। ये कह रहा है कि इट्स लोंगर साइड इज 10 मीटर, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज, इसका मींस इसने एक साइड उसने बता दिया है। देखो एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये क्या है 60, एक साइड इसने बता दी, अगर इसमें बी मतलब 10, लेंथ इसने 10 बोल दिया तो भी 10 से डिवाइड करो तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अब लेंथ और ब्रेथ आ गई हमारी, लेंथ 10 और ब्रेथ है कितनी 6। तो अब इसका पेरीमीटर कैसे करते हैं, इन दोनों को प्लस करो, 12 प्लस बी करेंगे तो 16, 16 2 32, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 32, सिंपल 32 हो गया इसका आंसर। आप देखो उसमें क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एरिया। अगर पेरीमीटर न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए इसके एरिया के, पेरीमीटर होता क्या है 2x प्लस वाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ 12 प्लस बी, और ये किसके इक्वल हो जाए द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एरिया, एरिया क्या होता है l इंटू बी। द पेरीमीटर, अच्छा स्क्वायर कह रहा है, तो अगर स्क्वायर कह रहा है तो फिर तो सिंपल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में तो एक ही साइड होती है ए, और इसका 4a स्क्वायर क्या होगा पेरीमीटर, 4a क्या होगा पेरीमीटर, तो सिर्फ 4a क्या होगा पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 4a, और एरिया क्या होता है ए स्क्वायर। देन आपको क्या बतानी थी, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बताना था। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है देखो, अगर हम ए से ए कैंसिल कर लें, ये वाला ए की वैल्यू आ रही है 4, और ए की वैल्यू अगर 4 आ रही है तो पेरीमीटर क्या होता है 4a होता है, तो 4 इंटू 4 16, इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 यूनिट, इसका आंसर हो जाएगा सिंपल। बस ये करना था इसमें। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर, इस टाइप का क्वेश्चन के वैसे चांसेस कम है, इज 2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 24। लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन अगर आ जाए तो एमसीक्यू से ही करना, मतलब ऑप्शन से करना आप इसे, कि ऑप्शन से इजी हो जाएगा। कैसे कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट नंबर इज 2, उनकी डिजिट्स का डिफरेंस 2 आ रहा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, और डिजिट का प्रोडक्ट 24 है। इफ द 10 डिजिट इज बिगर, उसकी 10 डिजिट अगर बिगर है, देन आपको नंबर बताना क्या होगा। तो देखो यहाँ पर आप देखो इन दोनों का डिफरेंस भी 2 आ रहा है, और 10 डिजिट क्या है इसकी बिगर भी है, इसके यूनिट डिजिट से। तो इसमें आंसर हमारा यही है, फिर तो इसमें आंसर यही है 64, सिंपल हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इसे करना होगा थियोरेटिकली तो कैसे करते, कि भी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है हमारी, कैसे बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले हम देखते हैं भी जो हम डिजिट ले रहे हैं, कि हम 10 डिजिट एक्स लिए हमने और यूनिट डिजिट वाई ली, इन दोनों का डिफरेंस लिखा 2। फिर इसमें कह रहा है कि भी दोनों का प्रोडक्ट कितना है 24। फिर यहाँ पर हम वाई की जगह, वाई की प्लेस पर हम क्या रख सकते थे, वाई की प्लेस पर हम रख सकते हैं x-2, ये इस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है हमारी।
इसको सोल्व कर लेते तब जाकर हमारी वैल्यूज आती है इसमें एक्स और वाई की। ठीक है, ऐसा करते हैं इसमें सिंपल, लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शन से इसको इजीली कर सकते हैं। ऐसे ही 49 हमारा कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, तो ये सभी चैप्टर नंबर 6 के चल रहे हैं, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम्स आती है चैप्टर नंबर 6 में, सोल्विंग प्रॉब्लम्स वही हैं ये। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ क्या है 3 ज़्यादा है, 3 मीटर लॉन्ग है। इफ इट्स एरिया इज 180 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपको बतानी क्या होगी, बताओ कैसे करेंगे इसको। तो अगर आप ब्रेथ को एक्सलेट करते हो तो लेंथ क्या होगी इसकी x प्लस 3 मीटर ज़्यादा। अब कह रहा है कि अगर इसका एरिया 180 है, ओके, अगर इसका एरिया 180 है, आपको क्या बताना है इसमें, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बतानी है क्या होगी। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल मीन्स एक्स की वैल्यू बतानी है, तो आप एरिया क्या होता है एल इंटू बी होता है, बी इंटू एल बोल दो, एल इंटू बी। इसको सोल्व कर लो आप, और इक्वेशन सोल्व हो जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और 180 इधर आकर माइनस। अब 180 के फैक्टर कर लो, ठीक है, कि 180 का फैक्टर क्या है माइनस करने पर 3 आए, क्या होंगे 180 का फैक्टर माइनस करने पर 3 आए, तो 15 और 12 इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे 15 और 12, 15x माइनस 12x, इस टाइप से लिख सकते हैं इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी है बस आपको, 180 इक्वल्स टू में 0। अब इसको सोल्व करोगे, x कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस 15, तो प्लस का 15 तो आंसर होगा, प्लस वाला तो होगा ही नहीं आंसर, क्योंकि उधर जाकर ये राइट हैंड साइड में जाकर माइनस हो जाएगा, इसका माइनस में होगा x की वैल्यू। समझ रहे हो आप, ये भी 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, x प्लस 15 एंड x माइनस 12। तो यहाँ से हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यहाँ से नेगेटिव मिलेगी, तो ये लेंगे नहीं, तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी 12x की वैल्यू लेंगे हम 12, मीन्स ब्रेथ 12 हो जाएगी, तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 15, ये होगा इसमें बस आंसर। ओके, तो इसका आंसर कितना होगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका तो 64 है इसका आंसर, अगर हमें लेंथ चाहिए तो लेंथ होगी 15, ये है इसका आंसर करेक्ट। अब देखो 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ टू होल नंबर्स इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 45, द नंबर्स आर, तो आपको नंबर्स बताने थे, ये भी वही क्वेश्चन है कि सम ऑफ टू होल नंबर्स 18 है, दोनों का सम, वो भी क्या हो होल नंबर्स हो, दोनों का सम क्या हो 18 हो, यही आंसर है इसका, क्योंकि होल नंबर यही है, तो नेगेटिव में होल नंबर होते ही नहीं है, और उनका प्रोडक्ट भी 45 आ रहा है, ये हो गया हमारा 50th क्वेश्चन। अब देखो, अब आ गए हम रेशियो एंड प्रपोर्शन में, तो कह रहा है कि 51st में if A ratio B is 7:5 and B ratio C is 7:5, दोनों ही 7:5 हो गए, ऐसा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देन AC is, तो AC की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो देखो अगर यही रेशियो हम ले रहे हैं इसमें तो आंसर सही आएगा, ठीक है, चलो इसी इसी को चेक कर लेते हैं, हो सकता है ऐसा भी। तो इस वाले केस में हमें क्या करना है, देखो इस वाले केस में हमें जो भी B की वैल्यू आ रही है दोनों में डिफरेंट, उसी को सेम बनाना है। कैसे कि भाई AB का रेशियो बोल रहा है 7/5, BC का रेशियो क्या बोल रहा है वो 7/5। देखो यहाँ पर B5 है, यहाँ पर B7, अगर ऐसा केस हो जाए तो उन दोनों का लेंगे हम एलसीएम, 7/5 या 35, इन दोनों का एलसीएम 35 आ रहा है, इसे भी 35 बना लो, इसे भी, इसे 35 बनाने के लिए हम 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे दोनों में, और इसमें 5 से। तो अब जो नया रेशियो आएगा वो होगा 49, और यहाँ पर 35, यहाँ पर भी 35 और यहाँ पर 25। अब आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू कंपेयर कर सकते हो कि भी ए की वैल्यू 49 होगी और सी की वैल्यू 25, पहले नहीं कर सकते थे, क्यों, पहले यहाँ पर बी वाली वैल्यू डिफरेंट थी, तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो पहले बी या फिर जो भी डिफरेंट वैल्यू आ रही है, जो भी डिफरेंट क्वांटिटी है उसको सेम बनाएंगे हम एलसीएम से, और फिर रेशियो को डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं कि वैल्यू। अब यहाँ पर ए की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 49 और सी की वैल्यू हो जाएगी 25, तो रेशियो कितना आ जाएगा, ए रेशियो सी कितना हो जाएगा 49:25, बस ये करना है इसमें, तो सिंपल इसका आंसर कितना हो जाएगा 49:25, इसका आंसर होगा बी। अब नेक्स्ट देखो 52 क्वेश्चन, तो 52 वाले में क्या बोल रहा है कि द कंपाउंड रेशियो ऑफ एक्स माइनस वाई रेशियो एक्स प्लस वाई, कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या होता है कि दोनों रेशियो की मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पर है हमारे पास एक्स माइनस वाई और यहाँ पर है हमारे पास एक्स प्लस वाई, इसकी मल्टीप्लाई किससे करना है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो ये एक्स प्लस वाई से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कैंसिल नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगा, यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लगाएंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसमें अगर हम ए प्लस बी ए माइनस बी यूज करते हैं, यहाँ पर क्या है हमारे पास एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर 1 बच गया है, और यहाँ पर ये एक्स प्लस वाई बचा है हमारे पास। यहाँ पर अगर हम यूज़ कर रहे हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो यहाँ पर ए माइनस बी से तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर और नीचे ये भी कैंसिल हो रहा है, और अगर ये भी कैंसिल हो रहा है तो रेशियो आ रहा है 1:1। ओके, इसका रेशियो आएगा हमारा 1:1। फिर ऐसे ही कह रहा है कि भी सब डुप्लीकेट, देखो डुप्लीकेट में स्क्वायर करते हैं लेकिन सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट करते हैं। तो आप क्या कर दो 6x² अपॉन 24 वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। लेकिन पहले आप देखो इसको कैंसिल कर सकते हो, 6 4 24, तो यहाँ पर 4 बचेगा आपका। तो एक्स स्क्वायर का एक्स बाहर आएगा, 4 का 2 और वाई का वाई स्क्वायर का वाई, तो एक्स अपॉन में 2y, ये रेशो हो जाएगा इसका x रेशो 2y। तो इसका आंसर क्या होगा ए, x रेशो 2y। ऐसे ही आप क्या देखो 54 देखो, कह रहा है कि इफ a रेशो b इज इक्वल्स टू 2:1 द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें डायरेक्ट हम देखो 7a + 4b है हमारे पास, और यहाँ पर क्या है 5a - 2b है। तो आपको क्या करना है कि भाई a की वैल्यू, a और b की वैल्यू, जैसे a और b की वैल्यू दे रखी है, तो या तो आपने लेट कर लो भी, a को हम 2m लेट कर लेते हैं और b को 1m लेट कर लेते हैं। m क्यों लेट करते हैं, क्योंकि इनमें कॉमन वैल्यू भी होगी। लेकिन अगर आपको ये दे रखा है, आपको कैसे डायरेक्ट एमसीक्यू में दे रखा है, तो बस आप a के प्लेस पर 2 रखो और b के प्लेस पर रखो क्या 1, डायरेक्ट भी आंसर हो जाएगा। तो अगर a के प्लेस पर 2 रखोगे आप तो कितना हो जाएगा 7 2 14, प्लस यहाँ पर b के प्लेस पर 1 रखोगे तो 4, और यहाँ पर 5 2 10, और यहाँ पर माइनस में क्या रखेंगे हम 2, तो कितना आ रहा है ऊपर आ रहा है 18, और अपॉन में कितना आ रहा है 8, कैंसिल करेंगे हम, 2 से कैंसिल कर रहे हैं तो 2 9 जा और 2 4 जा, तो 4 9/4, इसका आंसर कितना आ रहा है 9/4। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 9:4। ओके, ये हो गया हमारा 54th क्वेश्चन। अब देखेंगे 55, कह रहा है कि इफ x रेशो वाई एंड y रेशो जेड देन x स्क्वायर रेशो वाई स्क्वायर इज, क्या होगा इसमें। ये जो गिवन किया है इसने इसका यूज करना है। यहाँ पर कह रहा है कि x अपॉन वाई किसके इक्वल है, y अपॉन जेड के, और फिर कह रहा है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ। इसमें से कंपेयर करके देखो क्या आ रही है कुछ वैल्यू ऐसी, ऐसी वैल्यू कुछ नहीं आ रही। लेकिन देखो अगर हम ध्यान से देखें कि वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर किसके इक्वल एक्स जेड के, तो आप क्या रख सकते हो यहाँ पर वाई स्क्वायर के प्लेस पर एक्स जेड रख सकते हो, एक्स एक्स कैंसिल, तो एक्स रेशो जेड। क्या इसमें एक्स रेशो जेड आंसर आ रहा है, यस एक्स रेशो जेड है हमारे पास आंसर सी। तो इसका आंसर होगा एक्स रेशो जेड। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। तो ये हो गया हमारा रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। अब 56 देखेंगे कि इफ x 2 10 एंड y आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में देन द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x और y की वैल्यू बताओ। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में अगर ये, तो इनका रेशियो हम आपस में सभी का एक साथ ले सकते हैं, या फिर इनका 3 3 का भी ले सकते हैं। कैसे कि आप क्या कर लो, इसको मीन प्रोपोर्शन ले लो 2 को, और 2 का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल रख लो, ऐसे आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। समझ रहे बात, कैसे कि भाई x और 2 का रेशियो किसके साथ ले लो, 2 और 10 के साथ ले लो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 2 और 10 के साथ ले लेंगे हम। तो अब देखेंगे इसमें कि क्या हो गया, इसमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है अगर, तो हम क्या कर सकते हैं कि x और 2 का रेशियो किसके इक्वल 10 और y के। तो अब यहाँ पर बात कर रहे थे भाई क्या, ये या तो हम ये रेशियो ले सकते हैं, लेकिन इसमें हो जाएंगे हमारे पास 2 अननोन। तो इसीलिए हम क्या कर रहे थे कि भाई x और 2 और फिर अगेन 2 और 10 का अगर रेशियो ले लें, अगर हम इसे 2 को मीन प्रोपोर्शन ले लें x और 10 का, तो भाई क्या हो जाएगा, ये जो 2 का स्क्वायर है वो x इंटू 10 के इक्वल हो जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा x इंटू 10 के। या फिर आप कह सकते हो कि 2 2 4 डिवाइड बाई 10, आप इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा 0.4 आंसर आएगा हमारा। तो इसमें आएगा हमारा 0.4, इसको डिवाइड करोगे आप 0.4 आ रहा है, तो इससे आगे हमारी x की वैल्यू कितनी 0.4, तो 0.4 आंसर किसमें, यहाँ पर 0.4 आंसर इसमें भी है और इसमें भी है, तो सी और डी में से ये एक आंसर है हमारा। तो अगर हम देखें इसमें y की वैल्यू, y की वैल्यू भी ऐसी हम 2 10 और y की हेल्प से निकालें, तो इसमें भी क्या होगा हमारा, इसमें भी क्या होगा, ये मीन प्रोपोर्शन होगा। तो यहाँ पर इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा।
तो यहाँ पर कितना हो रहा है हमारा कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर लो और ये 100 डिवाइड बाई 2 50 आ रही, तो y की वैल्यू आ रही है 50, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा सी 0.4 एंड 50। ओके, बात आ रही है समझ में। तो ये हो गया हमारा सिंपल 56 क्वेश्चन, 56 हो गया। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट 57। देखो मीन प्रोपोर्शन की बात कर रहे थे हम कि मीन प्रोपोर्शन में क्या होता है, भी इन दोनों के बीच में अगर कोई मीन प्रोपोर्शन हम ऐड कर लेते हैं ए है, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर जब मीन प्रोपोर्शन होगा उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के, या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो उसका रूट कर लो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। अब ध्यान से देखो, ये क्या है ए प्लस बी, और ये क्या है ए माइनस बी, से हम इसका प्रोडक्ट कर सकते हैं इजी। कैसे करेंगे इसका प्रोडक्ट, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 2 का होगा 4 और रूट 2 का होगा 2, तो इन दोनों की हो जाएगी मल्टीप्लाई। ऐसे हम क्या करते हैं, इस टाइप की वैल्यू का प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ पर आ रहा है हमारा 1, यहाँ पर अगर आ रहा है 1 तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस में 1। ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या गिवन क्या है, तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास 1 माइनस 1 2 रूट 2 एंड 3, तो क्या होगा इसमें आंसर। तो अगर यहाँ पर 1 भी है माइनस 1 भी है, तो मीन प्रोपोर्शन यहाँ पर क्या लेंगे इसका, प्लस 1 भी ले सकते हैं माइनस 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि भाई अगर ए की वैल्यू हम माइनस 1 लेंगे तो भी सही आ जाएगा इसमें आंसर, और प्लस 1 लेंगे तो भी सही आंसर आएगा। वैसे इसमें प्लस माइनस में ही आंसर होना चाहिए था, तो लेकिन अब इसमें हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे इस केस में। ओके, तो ये हो जाएगा इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 57 का। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 57। अब देखेंगे हम इसमें क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 एंड 2/3, 2 एंड 2/3 का थर्ड प्रोपोर्शन, इनके बीच में इनके बिटवीन कौन सा थर्ड प्रोपोर्शन होगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन को फिर हम इसमें एक्सलेट कर लेंगे, ठीक है, इसमें क्या कर लेंगे हम, एक्सलेट कर लेंगे इसके बीच में। तो एक्स का स्क्वायर थर्ड प्रोपोर्शन नहीं, इसके बीच में नहीं, मीन प्रोपोर्शन नहीं बोल रहा है, थर्ड प्रोपोर्शन बोल रहा है। तो ध्यान से देखो आप, इसका जो मीन थर्ड प्रोपोर्शन है वो एक्सलेट कर लेते हैं हम, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल लेंगे। अब ये जो वैल्यू ये है क्या, 3 2 जा 6 और 6 प्लस 2 8, तो ये है 8/3, और इसका रेशियो लो आप 4 के साथ, और यही 4/x के साथ। अभी जो 4 है इधर जाएगा हमारा इसके साथ 3 के साथ, और तो अगर ये 3 के साथ जाएगा तो 4 इसको कैंसिल कर सकता है 2 टाइम्स में, तो यहाँ जाएगा 2/3, और यहाँ पर है 4/x। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर हम देखें, x को हम ऊपर लेके आएंगे, इस 3 को उधर मल्टीप्लाई में कर देंगे 4 के साथ, और ये जो 2 है मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में, तो यहाँ पर 2 2 जा 4 कैंसिल, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ रही है इसमें 6 आ रही है, किस वाले क्वेश्चन में 58 में। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ रहा है 6 हो गया। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट 59। तो 59 में देखते हैं हम क्या कह रहा है, if 2x 9 and 18 are in continued proportion then the value of x। अगर ये continued proportion में है ना, तो इन्हीं का ही रेशियो आपको लेना है, 2x 9 एंड 18 का। किस टाइप से, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के इक्वल। यहाँ पर 2x अपॉन में 9 इक्वल्स टू में कितना 9 अपॉन में 18, ये हो जाएगा। अब कर लेंगे इसको सोल्व, ये 9 9 से 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x इज इक्वल्स टू कितना 9 इंटू 9 डिवाइड में 18, या फिर इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाता हमारा सिंपल, इसको हटा दो आप, 9/2 आ जाता। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इस 2 को नीचे लेके जाएंगे, x की वैल्यू कितनी आ रही 9/4, x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 9/4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9/4, 9/4 तो यहाँ पर आंसर भी नहीं है। तो आप ध्यान से देखो, इसमें 9/4 आंसर नहीं गिवन किया, लेकिन ये बहुत ही चालाक बन रहा है। ये वाला ऑप्शन देखो, ये 9/4 ही है, क्योंकि 4 2 8 और 1, इसलिए इसका आंसर क्या है ए है। अब देखो 60th क्वेश्चन, तो 60th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3a 6a स्क्वायर एंड 2ab स्क्वायर इज, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन हम बाई ऐड कर लेंगे। अब इनका रेशियो इन दोनों के रेशियो को इक्वल लो और आ जाएगा आपका क्वेश्चन। कैसे, 3a अपॉन में 6a स्क्वायर, ये है हमारे पास, इसको किसके साथ लेना है आपको 2ab स्क्वायर अपॉन में y। अब क्या करो, आप इसको कैंसिल कर लो, देखो 3 2 जा 6, ए से ए कैंसिल, तो नीचे अपॉन में 2a बचा, 2a को इधर मल्टीप्लाई कर लो, 2a को अगर हम इधर मल्टीप्लाई करके लेके आते हैं, y को इधर कर लेते हैं ऊपर, क्योंकि जो भी वैल्यू में फाइंड करनी होती है उसको
ऊपर लेके आना होता है मीन्स न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर हमारे पास 2 और a बच रहा है, इस 2a की मल्टीप्लाई और कर लो किसमें 2ab स्क्वायर में, तो कितना जाएगा 2 टू द 4, a और a की मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर इसका आंसर आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा b, 4a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखो 61st, तो अब आ गया हमारा ये फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम वाले क्वेश्चन आ गए चैप्टर 8, जिसमें आपसे कह रहा है कि भी x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस, x माइनस वन अगर इसका फैक्टर है देन द वैल्यू ऑफ m। तो अगर इसका फैक्टर है तो ये रिमाइंडर 0 देगा, मीनिंग कि भाई आप इससे x की वैल्यू निकाल रहे हो, क्या आ रही है +1 आ रही है, क्योंकि 0 को इक्वल रखते हैं हम इसमें, तो x की वैल्यू -1 इधर आकर क्या हो जाएगी +1। तो उस +1 को अगर आप x के प्लेस पर पुट करते हो तो रिमाइंडर 0 आएगा, अगर ये इसका फैक्टर है। अगर ये फैक्टर कह रहा है ना, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 0 आएगा, लेकिन x के प्लेस पर हम 1 रख सकते हैं और प्लस m और इक्वल्स टू में क्या लेंगे हम 0, इक्वल्स टू में 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसे सोल्व कर लो 8, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 8 8, यहाँ पर ये 7 प्लस m इक्वल्स टू में 0, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 1 प्लस m इक्वल्स टू में 0, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, m की वैल्यू क्या हो गई हमारी -1 हो गई। तो सिंपल ये हो गया हमारे m की वैल्यू -1, बी आंसर। ओके, ये है इसमें, ये बी आंसर हो गया इसका। अब देखते हैं 62, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 62 में देखो क्या कह रहा है कि x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ, x माइनस टू किसका फैक्टर है ये बताना है। तो जिसको भी कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई x की वैल्यू हमने इसमें से फाइंड की 2 और 2 पुट करके देखा, जिसमें भी 2 पुट करने पर आंसर 0 आ रहा है तो उसका फैक्टर है। यही तो होता है फैक्टर, कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए। क्योंकि हम ऐसे करके क्या करते हैं, देखो अगर हम ये जो x माइनस टू है, जो भी हमारा क्या होता है डिवाइजर होता है, उसको अगर हम 0 को इक्वल रख के जो वैल्यू निकालते हैं और उसको हम ये जो डिविडेंड होता है इसमें पुट करते हैं और इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा 0 आ जाता है, तो ही इसका फैक्टर होता है। इसका फैक्टर होता है, तो क्या यहाँ पर देखो 2 पुट करने पर 0 आ रहा है, इसमें देखो 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर, पहले वाले में 8 आ रहा है 2 का क्यूब, फिर माइनस 2 का स्क्वायर 4, फिर +2 और ये फिर -6। तो देखो यहाँ पर इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो 4 + 2 -6, यस इसी में ही आ रहा है, तो बस फर्स्ट वाला इसका आंसर है, ये इसका फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर 0 दे रहा है। ओके, ये रिमाइंडर हमें क्या दे रहा है 0 दे रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया हमारा 62 का फर्स्ट। ऐसे ही आप 63 देखो, अब 63 में क्या कह रहा है कि द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x + 1। तो आप देख लो भी चेक करके आपको क्या करना है, इसको 0 को इक्वल रखना है। यहाँ पर हम क्या करें, इसको 0 को इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको -1। अब -1 यहाँ पुट करके देखो, -1 का क्यूब होता है -1, फिर माइनस, फिर यहाँ पर अगर हम रखेंगे एक्स स्क्वायर में तो -1 का स्क्वायर +1 ही होगा, लेकिन बाहर माइनस साइन है तो बाहर माइनस ही रहेगा, प्लस, फिर ये माइनस रखेंगे हम एक्स के प्लेस पर, तो बाहर जो प्लस है वो भी माइनस का हो जाएगा, और फिर यहाँ माइनस का 1, तो ये भाई -4 आंसर आएगा इसमें सी। ओके, इस टाइप से हम इसमें करते हैं इसको। 64, 4x स्क्वायर माइनस kx प्लस 5 लीव्स आर रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अगर ये x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं ना इसको, तो रिमाइंडर 2 देता है। तो इस बार हम इक्वल्स टू में 0 नहीं रखेंगे, जैसे हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली आ रही है 1, और आपने क्या किया भाई इसमें x के प्लेस पर क्या रखा 1, यहाँ पर x के प्लेस पर हमने क्या किया 1 पुट किया। तो यहाँ पर इस बार 0 नहीं रखेंगे क्योंकि इसका फैक्टर नहीं है, ये रिमाइंडर 2 दे रहा था, यहाँ पर रिमाइंडर रखेंगे 2। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर ये k और यहाँ पर ये +5, इधर आकर क्या कर लो आप -5 कर लो, या फिर पहले आप इधर ही सोल्व कर लो इसे, 5 और 4 9 माइनस k इक्वल्स टू में 2। अब आप इसको सोल्व कैसे करोगे भाई, या तो आप 9 को इधर लेके आ जाओ और 2 - 9 होगा -7, लेकिन माइनस k इक्वल्स टू -7, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या होगी +7, k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी +7 हो जाएगी। तो इसमें क्या आ रहा है हमारा +7 आंसर आ रहा है 64 में। अब देखो आप 64 65 देखो आपकी फैक्टर्स ऑफ दिस आर, इसके फैक्टर क्या होंगे बताओ आप, इसके फैक्टर क्या होंगे। तो अगर इसमें देखते हैं कि भी इसके फैक्टर क्या होंगे, तो सिंपल इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं हमारे, इसमें हमारे पास 3x क्यूब है, 2x स्क्वायर है और -8 है, 8x है। तो इन सभी में से कॉमन आ रहा है x, सबसे पहले x कॉमन, तो यहाँ पर बच रहा है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस में 8। तो भाई किसके बाहर x आ रहा है, इसके आ रहा है बाहर x, इसके आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब इसके भी अगेन फैक्टर हो रहे हैं क्या, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, देखो इसने ऐसे ही छोड़ रखा है, यस तो ऐसे छोड़ दो आप इसने,
ये इसमें 3x² माइनस 8, लेकिन अगर इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रहा है जैसे 8 3 जा 24 और 24 के फैक्टर माइनस करने पर 2 आए, तो यहाँ पर 24 के फैक्टर 6, ठीक है, 6 2 जा 24 होते हैं, 6 4 जा 24 होते हैं, और 6 माइनस 4 2 भी होता है, तो इसके अगेन फैक्टर भी हो सकते हैं। तो इसमें आंसर ये भी हो सकता है, इसको चेक करना पड़ेगा भाई क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर हम कर रहे हैं इसकी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x², इसको लिखा हमने 6x प्लस 4x, डायरेक्ट कर रहे हैं इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। यहाँ पर कॉमन कर ले रहे हैं 3x, तो यहाँ पर x माइनस में कितना आ रहा है, 3 का 2 आ जाएगा, x माइनस 2, यस लग तो रहा है इसका आंसर, यस ये इसका आंसर बी वाला। यहाँ पर आ रहा है अगर 4 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 आ रहा है, यस x माइनस 2 और 3x प्लस 2, तो इसका आंसर कितना है 3x प्लस 2 आ रहा है, 4 ही तो है, 3x प्लस 2 4, ठीक है। तो इसका आंसर बी वाला आंसर होगा इसमें करेक्ट, क्योंकि इसको अगेन फैक्टराइज भी किया जा सकता है, इसके लिए इसका आंसर होगा बी। तो इसीलिए कभी भी अगर आपको क्वेश्चन मिले ना और वो इजी क्वेश्चन हो एमसीक्यू में, तो उसको कंप्लीट सोल्व करना, बिल्कुल भी हाइपर मत होना, क्योंकि मोस्टली बच्चे ऐसे ही मिस्टेक कर देते हैं, वो जल्दबाजी में लगा देते हैं कि हाँ इसका तो यही होगा। तो अब देखते हैं इसमें 66 अब आ जाती है हमारी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आ जाता है हमारा, मैट्रिक्स कौन सा चैप्टर है हमारा, 9 चैप्टर है। इसमें क्या कह रहा है देखो कि x प्लस 2, ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, ये इक्वल है, देन द एक्स वाई ए की वैल्यू बताओ। तो बस इसमें क्या करते हैं, कंपेयर ही तो करते हैं कि भाई x प्लस 2 को किसके इक्वल रखो, 4 के। तो यहाँ पर अगर हम x प्लस 2 को 4 के इक्वल रखते हैं, तो भाई x की वैल्यू क्या मिल रही है, 2 इधर अगर माइनस करते हैं तो x की वैल्यू 2 मिल रही है। ऐसे ही यहाँ पर 7 से हम किसको रखेंगे, b के इक्वल, तो 7 इज इक्वल्स टू b माइनस 3, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या मिल रही है, प्लस का 10। यहाँ पर आप इसको कंपेयर कर लो, तो y प्लस 3 इधर आकर माइनस, तो y की वैल्यू मिल रही है +1, और यहाँ पर इसको कंपेयर कर रहे हैं तो a की वैल्यू मिल रही है +5, a की वैल्यू मिल रही है यहाँ पर +5, a की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू क्या मिल रही है 2, तो सारी वैल्यू प्लस में मिल रही है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, a की वैल्यू +5, b की वैल्यू +10, तो सभी वैल्यू प्लस में आ रही है इसमें। इसका आंसर क्या होगा हमारा, प्लस वाले होगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, a की वैल्यू +5, b की वैल्यू 10। ओके 66 में बस कंपेयर करते हैं, अगर इक्वल दे देता है मैट्रिक्स। अब इसमें देखो 67 द एडिशन ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये बताया था आपको कॉन्सेप्ट में कि भाई एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स की भाई कोई भी मैट्रिक्स उसमें क्या ऐड करें कि भाई वो वैल्यू जीरो मैट्रिक्स हो जाए, नल मैट्रिक्स हो जाए। तो सबसे पहले कह रहा है कि भाई ए प्लस बी का आपको क्या बताना है, इनवर्स बताना है। तो हमेशा इनवर्स क्या होता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है तो उसका इनवर्स क्या होगा, -a। एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं तो हमेशा नल मैट्रिक्स होती है, सेम ऑर्डर की बात की थी हमने इसमें। तो यहाँ पर पहले इन दोनों को ऐड करो और बताओ कितना आएगा। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं ए प्लस बी को, तो कितना आएगा हमारा, देखो 4 और -2, यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा हमारा, फिर 2 और 1 ये कितना हो जाएगा 3, फिर 7 और 3 ये हो जाएगा 10, तो यहाँ पर 2 और -4 -6। अब इसी में अगर हम नेगेटिव साइन लगा देना, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, क्योंकि अगर हम इसका नेगेटिव करें, अब ये जो मैट्रिक्स आई है ए प्लस बी, इसी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसी का नेगेटिव। तो इसमें अगर हम बाहर नेगेटिव लगाएंगे तो अंदर जो भी प्लस है वो नेगेटिव हो जाएंगे और जो नेगेटिव है पॉजिटिव, तो इसमें आंसर क्या होगा, ए। ये होता है इसका एडिटिव इनवर्स। 68 में क्या कह रहा है कि इफ, यहाँ पर भी आपके पास 2 मैट्रिसेस गिवन किए हैं और इसमें इक्वेशन बनाई हुई है, इसमें भी एक्स और वाई की वैल्यू, तो बस इसमें भी सोल्व कर लेंगे हम। ये पहले इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 से कितने होते हैं 20 माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, 4 की मल्टीप्लाई एक्स होगी 4x माइनस, फिर 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो 5y माइनस, ये माइनस बीच में नहीं है 5y, और ये इससे अलग है, अलग एलिमेंट है हमारा डिफरेंट, फिर 5 2 10 -10। ओके ये हो गया हमारे पास। अब इक्वल्स टू में ये मैट्रिक्स आई है हमारे पास। अब इसको अगेन सोल्व करो आप, कितना मिल रहा है आपको, तो इनको माइनस करेंगे 20 - 5y, 20 - 5y, और यहाँ पर 4x - 10y, 4x - 10y इक्वल्स टू में आ रही है हमारी मैट्रिक्स 10 और 22। अब यहाँ से बन रही हैं दो इक्वेशंस, कैसे, 20 - 5y क्या हो रही है हमारी 10, और यहाँ पर आ रहा है 4x - 10y इक्वल्स टू में 22। तो देखो इसमें एक ही अननोन है, इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, पहले y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर पहले करेंगे हम y की वैल्यू फाइंड, कैसे, 20 इधर लेके आएंगे -5y, और ये 10 - 20 हो जाएगा, तो ये -5y किसके इक्वल, -10 के,
माइनस से माइनस साइन कैंसिल, y की वैल्यू कितनी जाएगी 5 टू द 10। ऐसे ही यहाँ पर अगर y के प्लेस पर हम 2 पुट कर देते हैं, y के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा -20, इधर हो जाएगा 22 और ये इधर आकर कितना हो जाएगा 42 हो रहा है। अगर ये 20 हुआ है तो इधर आकर ये हो जाएगा 42। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42, तो 4 से डिवाइड हो भी नहीं रहा, तो इसकी तो वैल्यू पॉइंट मारी। तो इसमें देखते हैं हम चेक करके कि y की वैल्यू 2 क्या आ रही है इसमें आ रही y की वैल्यू 2, तो इसमें y की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू 3 नहीं आ रही है, इसमें प्लस ही हो रहा है, इसमें माइनस नहीं हो रहा है, ये y की वैल्यू 2 आ रही है इसमें। तो इसको चेक कर लेते हैं अगेन, हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं की इसको करने में। तो 4 5 20 और 4x ठीक है, और यहाँ बीच में माइनस है, बीच में अगर माइनस है तो 20 माइनस और यहाँ 4x, यहाँ पर प्लस होगा। देखो क्यों होगा प्लस, क्योंकि ये माइनस है बीच में और यहाँ पे -10 है, तो कितना हो जाएगा 4x -10 होगा, और यहाँ पर y तो होगा भी नहीं। यहाँ पर देखो इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो 4x माइनस क्या होगा ओनली 10, y नहीं होगा। यहाँ पर हमने मिस्टेक की है, क्या यहाँ पर है हमारे पास 4x -10 ओनली। ओके, इसी को इक्वल रखना है इसमें हमें, तो इसमें इक्वल रखेंगे इसको। यहाँ पर सिर्फ 4x माइनस और माइनस प्लस का 10 होगा, ठीक है। तो ये है हमारी मिस्टेक यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं, इधर 4x + 10 को आपको 22 के इक्वल रखना है, 4x + 10 को 22 के इक्वल रखना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो प्लस का 10 है +2 में 22 ही है यहाँ पर ये, तो इसको चेक करो आप क्वेश्चन में 22 ही है, यस 22 ही है इसमें। 4x माइनस और माइनस प्लस का 10, ठीक है। तो अगर ये 22 है इधर, तो भाई इधर अगर माइनस का 10 हो जाएगा तो 12 बचेगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। समझ रहे हो आप, ये 12 बचेगा और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, तो इसका आंसर क्या है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। इसमें आंसर है हमारा x की वैल्यू y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है, तो ये है हमारा इसका आंसर बी। ओके, बी आंसर होगा इसमें, सिंपल। अब देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 69। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें 69। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू 3, ठीक है, एक मैट्रिक्स हमारे जिसका ऑर्डर क्या है m इंटू 3, m इंटू 3 मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, देखो इसका ऑर्डर क्या है m इंटू 3, बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2। अब ये कह रहा है कि एन आर इज एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 5 इंटू एन है, देन ए इंटू बी को करें अगर हम और वो आर के इक्वल है, तो यहाँ पर आर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 5 इंटू एन। देन आपको बताना है एम और एन की वैल्यू। देखो अगर इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो क्या ये वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, है इसमें इक्वल। तो ये जो ऑर्डर है एम इंटू 2, बाहर वाली जो वैल्यू होती है ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर कंपेयर करें अगर हम, तो m के प्लेस पर क्या होगा 5 और n के प्लेस पर क्या होगा 2, तो m की वैल्यू 5, n की वैल्यू 2, ये इसका आंसर होगा, सिंपल। यहाँ पर क्या है हमारा m की वैल्यू 5 एंड n की वैल्यू 2, 5 एंड 2, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 17th क्वेश्चन। तो 17th क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये कि ए एंड बी हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। इसमें से क्या पॉसिबल नहीं है, क्या ए का स्क्वायर पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि सेम ही ऑर्डर है दोनों का, मतलब 2 इंटू 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स कर सकते हैं हम इसमें। फिर ए इंटू बी अगर हम करें तो इनका पॉसिबल है, क्यों कि भाई ये हमारी 2 इंटू 2 की होगी और ये होगी हमारी, कितनी रोज है इसमें 2 रोज हैं और कॉलम एक ही है, तो यस ये पॉसिबल होगी। लेकिन बी ए क्या पॉसिबल होगा, बी ए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बी का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 1 और ए का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, तो देखो ये इक्वल ही नहीं है, तो इसलिए बी ए पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं इसमें भी कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता मल्टीप्लीकेशन में मैट्रिसेस के। ओके, तो बी ए इसका आंसर होगा, ये नॉट पॉसिबल है। अब आ जाते हैं एपी चैप्टर 71। कह रहा है कि द 24th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 19th टर्म बाय 10। इसका जो 24th टर्म है A24 है, वो कह रहा है इसके 19th टर्म से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा। कि अगर उसको 19th टर्म में 10 ऐड कर दें, या तो आप इन दोनों का डिफरेंस कर लो कि भी इन दोनों का डिफरेंस 10 के इक्वल आएगा, या फिर कह लो बोल सकते हो इसमें कि भी
इसका 19th टर्म में अगर हम 10 ऐड कर दें तो 24 के इक्वल होगा। अब इसमें अगर हमें कॉमन डिफरेंस बताना है तो इसको सोल्व करते हैं पहले। a प्लस 23d और यहाँ पर 19 के लिए क्या होगा, a प्लस कितना d होगा हमारा 18d, एक कम हो जाता है हमारा, a से a कैंसिल करेंगे। अब ये 18 माइनस कर रहे हैं हम 23 में से, 23d में से, तो कितना बचेगा हमारा 18 माइनस करने, तो यहाँ बच रहा है हमारे पास 5d इक्वल्स टू में कितना 10, तो d की वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो इसलिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसको कंप्लीट सोल्व करें, पहले ही छोड़ ना दें उसे, ये सोचिए कि भी नहीं होगा, सिंपल होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो होगा हमारा 5। तो अब देखते हैं इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 में देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इन एन एपी द nth टर्म इज 83, देन n इज, n किसके इक्वल होगा ये बताओ। तो मीन्स इसका 83 टर्म बताओ कि कौन से नंबर पर आ रहा है। तो इसमें डायरेक्ट भी अगर देखें भी a की वैल्यू क्या होगी 8 होगी, d की वैल्यू क्या होगी इसमें 13 माइनस 8 5 होगी। आपको बताना है इसका 83 टर्म कौन से नंबर पर आ रहा है। तो अगर हम इसको एक nth टर्म ऐड कर लेते हैं तो क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे इसमें, क्योंकि हमें n की वैल्यू चाहिए। a के प्लेस पर 8 रखेंगे प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पर 5 इक्वल्स टू 83। आप 8 को पहले इधर माइनस कर लो, 8 को अगर इधर माइनस करेंगे हम कितना हो जाएगा यहाँ पर n माइनस 1 इंटू में 5, 8 माइनस करो इसमें से कितना मिलेगा आपको, 3 माइनस करते तो 80 मिलता और 5 माइनस करने 75। फिर 5 से इसको कैंसिल कर लो, ये आ रहा है 15 और 1 इधर प्लस कर लो 16, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 16th टर्म। इसका आंसर कितना हो गया 16th टर्म हो गया डी। नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में देखो क्या कह रहा है कि टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस अगर एपी, तो अगर इनका सेम कॉमन डिफरेंस है, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर 25th टर्म्स, इनके 25th टर्म का डिफरेंस अगर 8 आ रहा है तो उनके 50th टर्म का डिफरेंस भी 8 ही आएगा, सेम ही आता है। हमने क्वेश्चन किए हैं क्यों, अगर आप उनके 25th टर्म को देखो तो a प्लस 24th टर्म, एक एपी ये हो गई हमारी, दूसरे के एपी क्या हो गई a प्लस 24th टर्म होगा। लेकिन देखो डी तो सेम है, डी की वैल्यू दोनों में सेम है, लेकिन इनका ए डिफरेंट है। इसको ए डैश अगर हम ले लेते हैं, माइनस साइन हटाएंगे यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन होगा, तो देखो यही हो जाता है हमारा इसमें माइनस ए डैश और माइनस में 24d, देखो डी से जो डी कैंसिल हो गया, यहाँ पर मिलेगा आपको a माइनस ए डैश। ऐसे आप 50th टर्म में करोगे वहां पर भी आपका ये कैंसिल हो जाएगा, वहां पर भी a माइनस ए डैश मिलेगा। तो जो इसके 25th टर्म का डिफरेंस होगा वही इसके एनी टर्म्स वो सेम ही टर्म होगा, 50th टर्म हो 100th टर्म हो 1000 टर्म्स हो, उनका भी डिफरेंस सेम ही मिलेगा आपको 8। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा 8। बुक में भी किए हमने ऐसे क्वेश्चन। अब देखेंगे 74 में द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7n माइनस 5, तो इसका जनरल फॉर्मूला गिवन किया, इसका कॉमन डिफरेंस बताओ। तो nth टर्म मीन्स ए एन की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर इस टर्म से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना तो n के प्लेस पे 1 रखेंगे हम, यहाँ 1 रखा 1 इंटू 7, 7 माइनस 5, तो a की वैल्यू आ रही है 2। ऐसे अगर हमें a2 निकालना है, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो हमें a1 और a2 एटलीस्ट पता हो तब हम क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं a2 माइनस a1 से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 2 वैल्यू रखेंगे ना n के प्लेस पर, तो 2 7 जब 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 होता है 9 और 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 क्या आ रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका 7 आ रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 7 होगा। अब देखते हैं इसमें 75th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द nth टर्म ऑफ एन एपी, तो nth टर्म बताना है आप। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया nth टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 2 टर्म्स बताना है। तो फर्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस जैसे हमने ऊपर अभी फर्स्ट 2 टर्म्स फाइंड किए थे उन दोनों को प्लस करके बता दो आप कि देखो अगर इसमें फर्स्ट टर्म 1 निकाले हम तो n के प्लेस पर अगर हम 1 लेंगे तो 1 इंटू एन मतलब 1 इंटू 6, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10। a 2 की वैल्यू अगर हम निकालें तो आप क्या करोगे, यहाँ पर n के प्लेस पर 2 अगर पुट करते हो तो 2 6 12, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा 16, इन दोनों को ऐड करोगे आंसर हो जाएगा हमारा 26। तो बस इसका ये आंसर कितना हो जाएगा हमारा 26। ये करना है इसमें सिंपल। अब देखो 76 में क्या कह रहा है कि k प्लस 2, 2k प्लस 7, 4k प्लस 12 आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स हैं। तो आपको क्या बताना है, द फर्स्ट टर्म्स ऑफ दिस, द फर्स्ट टर्म्स ऑफ दिस एपी, एपी का फर्स्ट टर्म बताओ क्या होगा।
तो इसमें या तो फर्स्ट टर्म बोल रहा है या फिर वो कहता है कि के की वैल्यू बताओ। तो के की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं भाई, इसमें हम लगाते हैं अर्थमेटिक मीन वाला ही क्या कॉन्सेप्ट। अर्थमेटिक मीन के लिए हम क्या करते हैं कि जो बीच वाली वैल्यू होती है ये किसके इक्वल आती है, इन दोनों के, या फिर इन दोनों का डिफरेंस हम सेम ले लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस के इक्वल रख लो। या फिर कह लो कि जो बीच वाली वैल्यू होगी अर्थमेटिक मीन है, इसके अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल होगी, इन दोनों को प्लस कर दो। क्या कर दो, इन दोनों को प्लस, एक्सट्रीम वालों को k+2 को किसके साथ प्लस कर दो, 4k+12, 4k+12 और डिवाइड बाय 2 कर दो। अब 2 को इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में कर दो तो ये जाएगा 2k+7 और यहाँ पर इन दोनों को प्लस करोगे तो आ रहा है हमारा 5k और 2 को 12 में प्लस और कर दोगे हो जाएगा 14। यहाँ पर कितना आ रहा है 4k प्लस में 14 इक्वल्स टू में 5k प्लस में 14। 14 से तो 14 कैंसिल ही हो रहा है। अगर ये 14 से 14 कैंसिल हो गया हमारा, 14 से 14 कैंसिल हो गया, सही है हमारा, ठीक है। 2 + 12 14, तो 14 से 14 अगर कैंसिल हो गया तो के की वैल्यू तो 0 आएगी। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो जाएगा, हाँ 2, के की वैल्यू 0 आएगी अगर, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा k+2 है और के प्लेस पे 0 रखा तो फर्स्ट टर्म आएगा हमारा 2, तो इसका आंसर होगा 2। 0 मत लगा देना, ऐसे ही हो जाता है कि हम जो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं वही लगा देते हैं आंसर, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा 0 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 2, क्योंकि के की वैल्यू 0 आ रही है, 0 + 2 करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2। ओके, अब देखते हैं 77, कह रहा है कि इफ 5 7 9 आर इन एपी, ये 5 7 9 अगर एपी में है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एपी, तो इसमें से कौन एपी में होगा। तो देखो एपी क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप किसी भी एपी में, ये 5 7 9 है, कोई भी सेम वैल्यू इसमें ऐड कर लो, कोई भी सेम वैल्यू इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए, जीरो ना हो, तो वो एपी ही रहता है हमेशा। तो इसमें देखो 5 के साथ 7 मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर 7 के साथ 9 कर दिया, डिफरेंट वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी, तो एपी नहीं होगी। यहाँ 5 के साथ 7, यहाँ 7 के साथ 7, या 9 के साथ 7, तो बस यही एपी है, ये भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 के साथ 2 है, यहाँ 7 के साथ 2 है, यहाँ 9 के साथ 5 कर दिया, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि यहाँ पर सेम वैल्यू सभी टर्म को 7 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसका बी आंसर हो गया। अब देखते हैं 78 क्या कह रहा है। 78 कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स इज, सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, इन सभी का सम क्या होगा। तो वैसे इनका सम कितना आता है, ये आता है, कैसे निकाल सकते हो आप, सम के फॉर्मूले से कर सकते हो कि 1 2 3, एपी तो बन रही है हमारी, लास्ट वाला टर्म 10 है, अगर तो आपको पता है कि लास्ट टर्म 10 है, तो एस एन का फॉर्मूला लगा लो, क्या n/2 a+l लगा तो डायरेक्ट, कैसे कि भाई n की वैल्यू 10 है, टोटल 10 टर्म्स हैं, 10 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ रही है, l की वैल्यू 10 आ रही है, यहाँ पर देखो 11 आ गया। फिर अगर यहाँ पर 11 आ रहा है, 11 × 10 110 डिवाइड बाय 2 होगा भाई 100, तो 2 5 से 10 और 2 5 से 10, तो सम कितना आएगा 55 आएगा, 110 नहीं आएगा, कितना आएगा 55 आएगा इसमें, वो भी इवन नेचुरल नंबर बोल रहा है, हमने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर ले लिए। इवन नेचुरल नंबर अगर बोल रहा है तो देखो क्या होगा भाई, इवन नेचुरल नंबर बोल रहा है, इवन नेचुरल नंबर बोल रहा है तो 2 4 6 एंड सो ऑन, और लास्ट वाला होगा 20, इनका सम फाइंड करना है आपको। तो इन इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो ये फॉर्मूला यही यूज कर सकते हैं जो हमने किया कि भाई एन के प्लेस पर तो 10 ही होगा, क्योंकि 10 नंबर्स ले रहे हैं हम, तो 10 डिवाइड बाय 2, ए के प्लेस पर 2 होगा और एल के प्लेस पर 20। अब देखो आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पर कितना जाएगा 5, यहाँ पर 22 से, तो यस 110 ही आ रहा है, इसमें 110 ही आंसर है, क्योंकि वो फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर बोल रहा है। तो फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे, पहला इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 एंड सोन 20 तक फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 78। अब देखो इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन 79th क्वेश्चन कह रहा है कि द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 7 एंड 13, तो अभी बात की थी भी अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल होती है, अर्थमेटिक मीन इक्वल होती है, दोनों को प्लस कर दो a + b और डिवाइड बाय कर दो 2, दोनों को प्लस कर रहे हैं 20 और 20 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है 10 आंसर, सिंपल 10 आंसर हो जाएगा इसका। ओके, अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा 80th क्वेश्चन। तो अभी हमने चैप्टर नंबर 10 तक के एमसीक्यू डाले हैं, इसके बाद हम जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज डालेंगे। तो ये सभी इन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओके, तो टेलीग्राम चैनल से आप इनका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत जल्द हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी डालेंगे। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें और हर एक क्वेश्चन को अपने आप से करके जरूर देखें, पीडीएफ को डाउनलोड करके। तो यहाँ पर देखो 80 वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एपी, ए की वैल्यू गिवन की है, डी की वैल्यू, लास्ट टर्म गिवन क्या है,
अगर लास्ट टर्म गिवन क्या है कितना 36 है, इसमें n की वैल्यू बोल रहा है, तो लास्ट टर्म के लिए भी फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, इक्वल्स टू में 36। a की वैल्यू क्या है माइनस में 36 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, d की वैल्यू क्या है हमारी 18 इक्वल्स टू में 36। अब 36 ये इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, n माइनस वन, ये 18 36 72। 18 कितने टाइम्स में कैंसिल कर रहा है इसको 4 टाइम्स में, 18 इसको 4 टाइम्स में कैंसिल करेगा, यहाँ पर 4 मिलेगा आपको, और माइनस वन इधर आकर प्लस वन, तो n की वैल्यू आ रही है 5। तो यहाँ पर क्या होगा, ये फिफ्थ टर्म होगा इसका, ये होगा इसका फिफ्थ टर्म। तो ये हमारे फर्स्ट 10 चैप्टर से उन सभी के एमसीक्यूज हो गए, और एमसीक्यूज जो आपके आने वाले ना वो इसी में से ही आपको देखने को मिल जाएंगे, इसी टाइप का कॉन्सेप्ट रहता है सभी क्वेश्चन का। तो अगर आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपसे स्किप नहीं होगा, और इसके साथ आपके सभी चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें, बस आप इनकी प्रैक्टिस कर लें तो आपको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सफिशिएंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।